कंगना रनौत आई पहले दिन तो एक हड़गम सी मच गई नीचे वालों में। मतलब वो ऐसा हो रहा था कि सब चाह रहे थे कि कंगना हमारे बाजू में बैठ जाए। कई सारे बड़े लोग अपनी कुर्सी वुर्सी खाली कर रहे हैं और बड़ी ऐसे आशाओं से देख रहे हैं कि कंगना आके बैठ जाए। कि जो भी आवे है तेरे पास ही जा बैठे है, हम कहां तक तेरी महफिल में सरकते जाए। तो सरक ही रहे थे, जो आ रहा था कंगना के पास कंगना के पास बैठना चाह रहा था। राहुल गांधी की टीम फोन करती है, कोशिश करती है ये जिला अधिकारियों को, डीएम को फोन करके कि आप सड़क बना दीजिए। राहुल गांधी की जो गाड़ी है उसके साथ में एक व्यक्ति चलता है, उसके हाथ में यहाँ पर पूरी खरोचे लग चुकी है। क्यों? क्योंकि लोग छूना चाहते हैं राहुल गांधी का हाथ भी लाना चाहते हैं। पटना आते आते जो उस रथ में नेता थे ना, चाहे वो सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उनको वॉमिटिंग होने लगी थी। तो एक प्रश्न मेरे से पूछा, पीयूष शादी हो गई? तो मैं कि हाँ शादी हो गई सर, क्या हुआ? दोस्त की शादी हो गई? मैं कि हाँ हो गई। कभी बारात देखी है? एक नेता का मुझे फोन आया, उसने कहा कि आप जानते हैं राहुल, अखिलेश यादव या स्टालिन इस यात्रा में क्यों शामिल हो रहे हैं? मैंने कहा क्यों? मैं समाजवादी पार्टी के नेता बोलते हैं यही कार्यकर्ता हमारी सरकार लेकर आते हैं, यही लेके चले जाते हैं। आज सुबह ही मैंने संजय निषाद से बात की। मैंने बोला कि सर माहौल ठीक है, मामला ठीक है, अभी भी चाहते हो कि गुस्सा हो जाओ? अभी भी लड़ाई झगड़े वाले मूड में क्या सिचुएशन है? एक बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, उनसे हम बात कर रहे थे, वो मेरे को बताते कि पता नहीं जेपी नड्डा जी को माता रानी ने अपने कितने हाथों से कितने आशीर्वाद दे रखे हैं, कब तक अध्यक्ष रहेंगे वो। रिपोर्टर्स ऑफ एयर। प्यारे भाइयों, माताओं और बहनों, मेरी आवाज सुनो। बहुत देर से हम कोशिश कर रहे थे और अब जाकर ये सारी चीजें सही हुई हैं कि हम सब अपनी जगह बैठ गए हैं, ऑडियो वॉडियो सब सही आ रहा है। ये हमारी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जब भी हम समय से आते हैं तो ये ऑडियो चेक और ये सारा कुर्सियां किधर लगेंगी, किधर टेढ़ा है, किधर सही है, ये सारा नाप जोक करने में बहुत समय लगता है। मुझे एकदम से याद आया कि बढ़ई, कारपेंटर, और जब म्यूजिक कंसर्ट होता तबले वाला, वो कभी घर से अपने साज या अपने औजार पहने करके नहीं लाते। जब वो कार्यस्थल पे पहुंच जाते हैं तब वो औजार पहने करते हैं या तबले वाला टुन टुन टन टन करके उसको तबले को सही करता है। खैर, अब कील कांटे दुरुस्त हो गए हैं। कील कौन है, कांटे कौन है? स्वागत है आपका रिपोर्टर्स ऑफ एयर पे, आज तक रेडियो पर, जिसे आप सुनने के साथ देख भी सकते हैं। ये अनूठापन है। ऑफ एयर इसलिए क्योंकि ये ऑन कैमरा, ऑफ रिकॉर्ड चीजों के किस्से कहानियों का जमघट है। हर एक रिपोर्टर के पास अपने अपने किस्से हैं, अपनी अपनी अदायगी है। तो मैं परिचय करा देता हूं। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं हिमांशु मिश्र, जो देश की राजनीति में पूरी नब्ज रखते हैं और संवेदनशील नब्ज रखते हैं। उस नब्ज पर इनका हाथ है, हाथ पड़ते ही पता चल जाता है किधर रात को पार्टी ने क्या खाया था और सुबह कितना हजम हुआ या कितनी अनपच रह गई। उनके सामने एक चीज और है संजय जी, आपने सारे दोष जो हैं वो प्रोडक्शन टीम पे डाल दिए, कुर्सी, मेज, ये सब, ये नहीं बताया कि आप जो है 1 घंटा लेट आए। दूसरी चीज, अपना दोष जो है दूसरे पे दोषारोपण कर दो। एक और चीज, आप ये कह रहे हैं, एक बड़े व्यंगकार ने लिखा था कभी कि मैंने अपना सूट सिलने दिया, तो मैंने जब पूछा दर्जी से जाके भाई क्यों नहीं सिला, तो उसने कहा कि मैं बटन आने का वेट कर रहा था कि वो बटन आ जाए, कलर से मैच कर जाए तो सूट सिल दूँ। तो उसने कहा अच्छा जो सिला है वो दे दीजिए। तो उसने कहा नहीं, अभी तो मैं इंतज़ार कर रहा था। तो आपकी भी हालत वही है कि आप लोगों को ये तो बताते रहे कि क्यों देर हुई, अपने बारे में नहीं बताया, जो सबसे बड़ी देर का। देखिए, ऐसा है कि ये कोई मैं पहली बार नहीं कर रहा हूं। ये हमेशा इतिहास का नियम रहा है कि दोष हमेशा दूसरों को दिया जाता है। हम बड़े हो जाते हैं, हम कहते कपड़े छोटे हो गए, कपड़े उतने ही बड़े, हम बड़े हो गए। लोग कहते ट्रेन छूट गई, अबे छूट तो गई, ट्रेन तो चली गई। आपको भी हमेशा, हमें तो मिलते हैं, आपको भी मिलते होंगे जो कहते अरे शर्मा जी बड़ी गर्मी करा रखी है आपने, आज तो दिल्ली डुबा दिया आपने, तो बारिश करा दे। कम से कम आपने अपने दोष स्वीकार किए, ये भी अच्छा। ये दोष स्वीकार करना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जो एक उंगली आप दूसरे की ओर दिखाते हैं, 3 उंगलियां आपको अपनी ओर बताती हैं कि आप अपने गिरेबान में झांक कर देखो। तो हमने झांक लिया, आप भी जल्दी जल्दी झांक लीजिए, क्योंकि अब किस्से कहानियों का दौर शुरू होने वाला है। इसके साथ पीयूष हैं। पीयूष देश की राजनीति के अलावा बहुत अच्छा
ऑब्जर्वेशन इनका बहुत बढ़िया है, नेताओं का बहुत अच्छे ढंग से ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करने के साथ साथ ये अदायगी भी अच्छी है इनकी, ये हूबहू वैसे का वैसा करके बताते भी हैं। हमारे साथ इधर ऐश्वर्या पालीवाल हैं। तो ऐश्वर्या राजनीति में अंदर तक की खबरें रखती हैं, सिर्फ राजनीति ही नहीं और भी नीति में खबरें रखती हैं, यानी चुनाव आयोग हो या लॉ कमीशन, लॉ मिनिस्ट्री, इन सारों में भी इनका दखल है। और इधर आप क्या कहते हो, आपका नारा है हमारा हाथ जनता के साथ। ये हमारे राजनीतिक संवाददाता हैं सारे, इनके बीच में अकेला मैं, रजिया किन में फंस जाए, अकेला मैं हूं जो सिर्फ कानून और सुप्रीम कोर्ट, लॉ कमीशन, लॉ मिनिस्ट्री, इलेक्शन कमीशन, ये सारी कानूनी चीज़ों पे मैं थोड़ा सा दखल रखता हूं। लेकिन अब हम किस्से कहानियों का दौर शुरू करते हैं। आपको बताएं कि भूमिका कि आज के इसमें एपिसोड में हम क्या क्या बताने वाले हैं। हम किस्सों के बारात शुरू करें इससे पहले आपको याद दिला दें कि आप लोगों को हमारे एपिसोड रिपोर्टर्स ऑफ एयर बहुत आप पसंद कर रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं दर्शकों की। लेकिन सब्सक्रिप्शन को लेकर हम आपको एक बार फिर याद दिला दें कि आप देखते हैं, मनोरंजन करते हैं, ज्ञान बढ़ाते हैं, इसके साथ साथ आप इसे सब्सक्राइब भी करें ताकि हम और उत्साह के साथ आपको किस्सों की इस बारात में आपको भी शामिल कर सकें। तो रही बात यात्राओं की, हमारे बुजुर्गों ने बहुत पहले कहा था कि यात्राएं इंसान को सबसे अच्छी चीज़ें सिखाती हैं। किताबें तो ठीक है, किताबी ज्ञान मिल जाता है, लेकिन असली ज्ञान है वो यात्राओं से मिलता है। इसीलिए किसी के साथ मित्रता आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा सबूत, सबसे बड़ी जो शर्त है वो ये है कि आप अगर किसी के साथ साथ यात्रा करते हैं तो आप उसके साथ भी और उसके साथ मिलकर एक से भले दो, आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, समझते हैं। इसलिए जब विवाह पद्धति होती है तो उस समय जब वर वधू साथ चलते हैं तो 7 कदम आप किसी के साथ चलें तो वो आपका सखा हो जाता है। तभी वो मंत्र दृष्टा ऋषि ने कहा सखे सप्तपदे भव, सप्तपदी आपने 7 पांव एक साथ किसी के 7 कदम चले तो आप उसके दोस्त हो गए। यात्राएं आपको सिखाती हैं। बिहार में जो क्रांति की भूमि है वहाँ 2 यात्राएं चल रही हैं और यात्राओं में गांधी दरभंगा गए तो गांधी और गाली एक मंच पर दिखाई पड़े, सुनाई पड़े और उस पर विवाद भी हुआ। तो हम यात्राओं से शुरू करते हैं कि बिहार में एक तो जन स्वराज यात्रा पहले से चल रही थी, अब राहुल गांधी ने इसमें वोट अधिकार यात्रा भी शुरू की है। तो उसके किस्से हम आपसे जानना चाहते हैं। हमारे साथ राहुल हैं, राहुल से ही राहुल के किस्से जानते हैं। देखिए 17 तारीख से ये यात्रा शुरू हुई, 16 दिन की यात्रा है, वोटर अधिकार यात्रा है, 1600 किलोमीटर। इस बार भारत जोड़ो यात्रा भी मैंने कवर की थी संजय जी, उसके अंदर राहुल गांधी पैदल चलते थे। उसके बाद उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, वो हाइब्रिड यात्रा थी। लेकिन ये जो यात्रा है इस बार हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी ज़्यादातर गाड़ी के अंदर ही मौजूद हैं, वहीं से लोग मिल रहे हैं, शायद क्योंकि उन्हें ज़्यादा सफ़र करना है उसकी वजह से। लेकिन यात्रा देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है। कई लोगों ने कहा कि यात्रा राहुल गांधी अकेले भी निकाल सकते थे। एक कांग्रेस पार्टी अकेले भी निकाल सकती है, सक्षम पार्टी है, क्यों जरूरत है आपको तेजस्वी यादव को या मुकेश सहनी को अपनी गाड़ी में बिठाने की? तो और उससे आपका खुद का पार्टी मजबूत होती, खुद का काडर मजबूत होता। तो राहुल गांधी ने ये हमेशा मतलब माना है या हमेशा वो ये कहते हैं कि मैं सिर्फ कांग्रेस का नेता नहीं हूँ, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, तो मुझे सबको साथ में लेकर चलना चाहिए या चलना पड़ेगा। तो इसीलिए इस यात्रा के अंदर देखिए कई लोगों के बारे में मैं ये बता सकता हूँ कि वो इस बात को लेकर नाराज़गी, तो मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन उनको ये आइडिया समझ में नहीं, असहज हैं कि भाई राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं बिहार के अंदर 1600 किलोमीटर, सबसे बड़े नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी के, वो अगर भागे अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, उनको लेकर उनको इस बात की मतलब वो ये कहते हैं कि भाई आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, कल को वो यही क्लेम करेंगे उनके लोग कि हाँ भाई हमारा जो अपना कार्डर था, हमारी अपनी पॉपुलैरिटी थी, इस वजह से बन गए। तो ये जो यात्रा है आप इसको देखिए, ये अभी चल रही है, कल दरभंगा पूर्णिया में थी, और तो अभी लगातार इसको 1 तारीख को इसको ख़त्म होना था। पहले कहा गया कि गांधी मैदान में ख़त्म होगी, फिर कहा गया कि गांधी मैदान में ख़त्म नहीं होगी क्योंकि शायद इतना आप मोबिलाइज ना कर पाए, क्योंकि गांधी मैदान बहुत बड़ा है, तो अगर आप वहाँ पे ना भर पाएँ उसको, तो इस वजह से ये कहा गया कि आप इसकी कल्मिनेशन पॉइंट 4 किलोमीटर का मार्च करके इसको ख़त्म कर दीजिए। तो जो ये यात्रा है, अब इसकी आप ये मान के चलिए इस यात्रा के बाद
अभी तो राहुल गांधी एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं, इसके बाद एक नया गियर डलेगा जिसके अंदर बिजली, सड़क, पानी का हिसाब मांगा जाएगा। अच्छा, चुनाव आने के ठीक पहले फिर चुनावी मुद्दा हाँ आ हाँ, जाता है। अभी आप देखिए, अभी तो नीतीश कुमार बहुत खुश होंगे क्योंकि कोई उनसे तो नौकरी के उसका बारे नाम में भी बदलेगा क्या? वोट अधिकार से जन अधिकार हाँ, टाइप कुछ और नाम होगा, लेकिन यात्रा तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन जो कैंपेन का नैरेटिव है वो एसआईआर से हटकर वो नौकरियां, माइग्रेशन, पलायन, क्राइम, इन तमाम चीजों पर जाएगा। तो यात्रा आप ये कह सकते हैं कि यात्रा निरंतर जारी रहेगी। गांधी की यात्रा में कुछ खरोंच फरोंच भी चल रही है बहुत। नवादा की ये घटना है जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे। राहुल गांधी की गाड़ी जा रही थी, उनका देखिए, एक उस कॉन्वॉय के अंदर कितनी गाड़ियां, मैं आपको बताऊं, उसमें कॉन्वॉय के अंदर 800 से 1000 गाड़ियां चल रही हैं। ओह, राहुल गांधी की टीम फोन करती है, कोशिश करती है ये जिलाधिकारियों को, डीएम को फोन करके कि आप सड़क बना दीजिए। कहीं पर अगर सड़क टूटी फूटी है तो कोशिश की जाती है कि उस सड़क को मरम्मत की जाए, क्योंकि उस पर इतने सारे लोग निकलने वाले हैं कल या परसों, तो वो सड़क झेल ही नहीं पाएगी उसको। तो कोशिश की जाती है कि आप इसको रिपेयर कीजिए, ठीक कराइए। रूट देखा जाता है कि भाई इतना चौड़ा रूट हो कि उसमें इतने सारे लोग निकल सके, इतने सारी गाड़ियां निकल सके। ये बड़ा, यात्राएं निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है। नेता तो आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं या पैदल चलते हैं, वो चले जाते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए, स्थानीय इकाई के लिए इंतजाम करना बहुत बहुत बड़ा काम है। और मुझे लगता है कि ये जो यात्रा है, इस यात्रा के थ्रू जो राहुल गांधी मैसेज देना चाह रहे थे, देखिए एक बात और है, छोटी सी बात बस, मैं उसके बाद में कंक्लूड करूंगा। तेजस्वी यादव जानते हैं कि मेरे पास जो वोट है वो सिर्फ मुस्लिम यादव का वोट है, मैं कोई वोट ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि बार बार उनका पुराना पिताश्री का जो कार्यकाल है उसको देखकर और जिस तरीके से उनका एक परसेप्शन बनाया गया है, वो जानते हैं कि वो नया वोट ऐड नहीं कर सकते। नया वोट अगर कोई ऐड कर सकता है, चाहे वो ओबीसी का वोट हो, चाहे वो बेरोजगार का वोट हो, चाहे वो एससी का वोट हो, वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी, उनको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जोड़ सकते हैं। इसीलिए इसके अंदर जो बैक सीट पे है, आप ये कहिए कि तेजस्वी यादव है और फ्रंट सीट पर राहुल गांधी बैठे हैं। ये असल में मैं बता रहा हूँ, गाड़ी चलाते हैं राहुल गांधी के सहयोगी, उनके बराबर में राहुल गांधी बैठते हैं और पीछे बैठते हैं तेजस्वी यादव। तो ये जो परसेप्शन है कि राहुल गांधी ही नैया पार लगा सकते हैं बिहार के अंदर, इसलिए ये पूरी यात्रा को इस तरीके डिजाइन किया। लेकिन और वो किस्सा कहाँ गया? तुमने किस्सा ही गायब कर दिया। अच्छा, वो हाथ चोट लगी। अच्छा, चोट का ये किस्सा था कि राहुल गांधी की गाड़ी क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, उसको मैनेज करने की कोशिश हो रही थी। तो एक व्यक्ति जो पुलिस वाले थे, जो वहाँ पे सिक्योरिटी में लगे हुए थे, उनकी गाड़ी के पैर के ऊपर गाड़ी चढ़ गई। अब अमूमन तौर पे क्या होता है कि नेता लोग निकल जाते हैं, भाई पीछे इतने सारे लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, टीम है, सब लोग देख लेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने गाड़ी को रोका, गाड़ी को रोकने के बाद उनको अपनी सीट पर बिठाया, कैंप साइट जो होती है जहां पर 2 घंटे 3 घंटे यात्रा रुकती है, वहां पर लेकर गए, वहां पर उसका इलाज कराया उनका, और कोशिश करी कि उनको फर्स्ट एड वहां से भी मिले और फिर वो अस्पताल में भी मिले। एक और बता दूं आपको, राहुल गांधी की जो गाड़ी है उसके साथ में एक व्यक्ति चलता है, उसके हाथ में यहाँ पर पूरी खरोंचे लग चुकी हैं। क्यों? क्योंकि लोग छूना चाहते हैं राहुल गांधी से हाथ मिलाना चाहते हैं, तो नाखून होते हैं कुछ लोगों के, तो वो उनका पूरा हाथ जो है वो ब्लीड कर रहा था। तो राहुल गांधी ने अपना हैंकी निकाला, उनको कपड़े से साफ किया उस वुंड को, उसके बाद उनको रिप्लेस किया थोड़ी देर के लिए कि आप जाइए थोड़ा रेस्ट करिए। तो ये भी आप कल की अगर विजुअल्स निकाले मोतिहारी की, तो गजब भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। जेसीबी से राहुल गांधी के ऊपर फूल डाले जा रहे थे। जेसीबी जो उत्तर प्रदेश में, जिसका कुछ और ही मतलब है, वो छोड़ देते हैं। लेकिन देखिए, राहुल गांधी ने कार्टर को तो चार्ज किया है अपने महागठबंधन के, इसमें कहने की दो राय। लेकिन इसमें एक चीज और आपने जो बताया कि तेजस्वी यादव पीछे बैठते हैं, राहुल गांधी आगे बैठते हैं, तो एक पुरानी कहावत है कि जमीन पर बैठे वो जमींदार, चौकी पर बैठे वो चौकीदार, गाड़ी में आगे बैठे वो ड्राइवर, पीछे बैठे वो मालिक। लेकिन इसका इससे किस्से से कोई मतलब नहीं है। अभी तो ड्राइवर सीट पर राहुल गांधी है। ड्राइवर सीट पर राहुल गांधी नहीं है, ड्राइवर सीट पर उनके सहयोगी हैं अलंकार। रैली को अगर आप उसको देखिए मैसेज गाड़ी हाँ, लेकिन रैली को ड्राइव कौन कर रहा है? फ्रंट सीट पर राहुल गांधी है, फ्रंट सीट पर राहुल गांधी है। ये कांग्रेस को लग सकता है, बीजेपी तो चाह रही है कि आखिरी दिन तक चुनाव के राहुल गांधी सड़कों पे ही रहें बिहार में, क्योंकि उनका ये मानना है कि राहुल गांधी जो प्रमोट कर रहे हैं, जो आप रोड की बात कर रहे हैं, तो वो रोड तो नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाई गई है। जिन रस्तों पे वो निकल रहे हैं वो नहीं दिख रहा ना, वो नहीं दिख रहा। जो दिख रहा है वो ये है कि बाइक के ऊपर बढ़िया दमदमाते हुए फाइनल प्रोडक्ट आएगा यात्रा के बाद, वो एकदम बढ़िया
विकास पुरुष, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ये खैर, स्लोगन है। यात्रा तभी सार्थक होती है जब वो आगे बढ़े, और इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एक बार यात्रा में पीछे मुड़कर देखना भी जरूरी होता है। अगर आप इतिहास देखें तो जगत गुरु शंकराचार्य ने कितनी यात्राएं की, इसके बाद आधुनिक देखें तो इसमें लगभग हर एक बड़े राजनेता ने यात्राएं की। और जब जब उन्होंने यात्राएं की, भारत की या बाकी अन्य राज्यों की, तो एक परसेप्शन ये बनता है, अगर रिकॉर्ड भी देखें तो यात्राओं ने कभी उस नेता को निराश नहीं किया। मतलब जो जनता है, जनता ने कभी यात्री को निराश नहीं किया। जिसने यात्रा की उसको फल मिला। ये एक्सेप्शन तो खैर हर उसमें रहता है। तो पुरानी यात्राओं में आडवाणी जी ने भी यात्रा की। यात्राओं के बीच में अभी तो ये खरोंच फरोंच की बात हुई है, कई बार तो हिमांशु बम विस्फोट भी हुए या कुछ ऐसा, यात्राओं में गिरफ्तारी भी हुई थी आडवाणी जी की। तो वो यात्राएं क्या संदेश देगी? लाल कृष्ण आडवाणी ने 6 यात्राएं की है। राम रथ यात्रा, स्वराज यात्रा और भारत उदय यात्रा, भारत सुरक्षा यात्रा, जन चेतना यात्रा, इस टाइप से 6 यात्राएं की हैं। और लाल कृष्ण आडवाणी के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता ये कहते थे ये एक यात्रा मैन है। 2011 में जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की जेपी के गांव से, सिताब दियारा से, और पटना आते आते जो उस रथ में नेता थे ना, चाहे वो सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उनको वॉमिटिंग होने लगी थी क्योंकि बस का जो एयर कंडीशन है वो खराब हो गया था। और लाल कृष्ण आडवाणी उसी तरीके से उसी में बैठे हुए हैं, लेकिन वो बिल्कुल स्वस्थ थे। बाकी लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई और उनका ट्रीटमेंट कराना पड़ा पटना आते। तो लाल कृष्ण आडवाणी एक सही में यात्रा मैन थे। जब उन्होंने पहली यात्रा निकाली तो उस पर उनके अटल बिहारी वाजपेयी से डिफरेंसेस थे। वो नहीं चाहते थे कि यात्रा निकाली जाए। और राम रथ यात्रा, रथ यात्रा के नाम से हम सब जानते हैं। और जिसमें अयोध्या से जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सारथी थे, वो भी साथ थे। और उसी यात्रा में उनको अरेस्ट कर लिया गया मसानजोर में, और फिर उनको झारखंड जो अब है वहाँ लेके गए, वहाँ उनको रखा डिटेन करके। लाल कृष्ण आडवाणी यात्राओं पे रहे। 97 में उन्होंने एक यात्रा निकाली थी, कोयम्बटूर में ब्लास्ट हो गए थे, उनकी यात्रा ठीक टाइम पे नहीं पहुंची थी, उससे पहले उस रूट पे ब्लास्ट हुए। और जब यात्रा निकाली उसका बेनिफिट भी कई बार मिला, कई बार नुकसान भी हुआ है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ। 1989 की जो यात्रा थी उसने राजनीति की धुरी चेंज कर दी। पॉलिटिकली एक तरीके से जो सोशलिज्म था, कास्टिज्म को तोड़ने की कोशिश जो की लाल कृष्ण आडवाणी ने, उसको हिंदुत्व के मुद्दे पे लाके खड़ा कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी जो है 89 सीट से 120 सीटों पे आई, वो भी तब जब राजीव गांधी की एक चुनावी सभा के दौरान हत्या हो गई, आतंकी हमले। अगर वो नहीं हुई होती तो उस चुनाव के भी परिणाम दूसरे होते। लेकिन उसके बाद उन्होंने 97 में भी एक यात्रा निकाली, 1993 में भी उन्होंने यात्रा निकाली, और भारत उदय यात्रा 2004 के चुनाव में निकाली। उसका उनको नुकसान हुआ, उनकी पार्टी को, क्योंकि बीजेपी उस वक्त सत्ता में थी। तो जो उदय यात्रा थी, भारत इंडिया शाइनिंग का नारा और वो सब था, उसका नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि भारत उस वक्त जो है एक नए दौर में चल रहा था। जिन हाईवेज की अभी चर्चा ऐश्वर्या कर रही थी वो बढ़ना शुरू हुआ था। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हो, प्रधानमंत्री स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, तमाम इस तरीके की चीज़ें शुरू हुई थी। अभी वो दिखना नहीं हुआ था, लेकिन आपने उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ। लेकिन 2011 में भी उन्होंने एक यात्रा निकाली, जन चेतना यात्रा। और मुझे याद है उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन गडकरी थे, वो ट्रक पे सवार थे जब रामलीला मैदान से वो यात्रा का समापन करके संसद भवन की तरफ जा रहे थे, उनकी तबीयत खराब हो गई थी। लाल कृष्ण आडवाणी वैसी। और यही कारण है कि आदमी जब यात्राओं पे जाता है तो अपने स्वास्थ्य की भी चिंता करनी चाहिए। लेकिन हम लोग, जितने लोग यात्राओं पे गए, देखा उन्हें, और जो लोग उनके साथ रहते थे वो कहते थे कि ये जो व्यक्ति है ये थकता नहीं है। सुबह बिल्कुल सही,
कि हाँ जी सुबह टाइम पे ब्रेकफास्ट, टाइम पे सब कुछ, फिर रिपोर्ट चाहिए क्या चल रहा है नहीं चल रहा है उसके बीच में। ये जो चीज़ है ना, यात्राओं के बेनिफिट्स पॉलिटिकल पार्टीज को मिले भी हैं, नुकसान भी हुआ है। कुछ देर पहले राहुल हमसे जब ऑफ रिकॉर्ड बात कर रहे थे, अब तो ऑन रिकॉर्ड है, राहुल ने कहा कि जहाँ जहाँ भारत न्याय जोड़ो यात्रा गई वहाँ कई जगहों पे नुकसान भी हुआ है राहुल गांधी और कांग्रेस को। बिल्कुल। तो ये फैक्ट है, यात्राओं का फायदा आपको ना मिले लेकिन आप अपनी पार्टी के एक मैसेजिंग सिस्टम को खड़ा करते हैं। कई बार चुनाव में उसका फायदा मिलता है, नहीं मिलता है, लेकिन आपको उसका एक देश की संस्कृति को समझने का मौका आपके पास होता है। चंद्रशेखर जी ने यात्रा की, चंद्रशेखर जी मंजिल पे पहुंचे। यात्रा को लेकर बहुत सारे किस्से और भी हैं। ऐश्वर्या के पास भी बहुत सारे किस्से हैं। मेरे पास यात्रा को किस्सा लेकर। जो है वो है एक और जो चल रही है यात्रा। ये तो प्रशांत इतनी किशोर। उतावली है किस्सा सुनाने को कि मेरे इंट्रोड्यूस करने के पहले ही इसने किस्सा को शुरू कर दिया। अच्छा आप करिए, नहीं आप करिए संजय जी, ना, आप ना, नहीं, ना, आप अब तो introduce सुना करिए। दे किस्सा। अब तो इंट्रोड्यूस हो गया। सेल्फ इंट्रोडक्शन बताओ। प्रशांत किशोर, हाँ। बहुत बड़ा नाम। लोगों को ऐसा लगता है, हालांकि कुछ पॉलिटिकल सर्कल्स में ये बात है कि हवाई ज़्यादा है, नीचे ज़मीनी तौर पे बहुत कम है। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो भीड़ इकट्ठा होती है इसके बारे में, मतलब ये भीड़ आती कहाँ से। तो हिमांशु जी ने भी जिस तरह से बताया कि ये पैसे का भी खेल होता है। हैं? हाँ, ये तो राहुल तो कुछ मन मुस्कुरा रहे हैं, ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। ये जो उन्होंने बोला 800 गाड़ियां, पॉलिटिकल पार्टियां चलती कैसे हैं? पैसे से चलती हैं, तो चंदा लेती हैं, वो तो जाहिर है वो सब करती है मोबिलाइजेशन। प्रशांत किशोर जब से लेकिन उतरे भीड़ तो बिहार स्वतः में, स्फूर्त आती है ना। बट उनका भीड़ खाना की भी पीना, कहानी यही बताए फिर बताते। हाँ, आप बताइए। तुम बताइए, बताना। तो उनका खाना पीना रहना, भाई आप गाड़ी में तो रहोगे नहीं, कहीं तो आपका इंतजाम करना पड़ेगा। जो लोग आपके आसपास रहते हैं उनके खाने का भी इंतजाम करना पड़ेगा। आप कहीं रुकोगे तो वहाँ आप एक टेंट भी लगाओगे, शामियाना भी लगाओगे, उसका ट्रांसपोर्टेशन का भी होगा। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर इस समय बहुत कुछ जो कर रहे हैं पैसे के दम पे कर रहे हैं। भीड़ भी जो ज़्यादा इकट्ठी हो रही है वो पैसे के दम पे हो रही है। इसका ऑन ग्राउंड कितना इम्पैक्ट रहेगा, शुरू में लोगों को लग रहा था सारी पार्टीज को कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन अब धीरे धीरे करके उनको लग रहा है कि ब्लंट हुआ है। इनफैक्ट कुछ लोगों का तो ये मानना है कि राहुल गांधी की यात्रा से प्रशांत किशोर की यात्रा थोड़ी सी दब गई। अब पैसा कहाँ से आ रहा है ये भी सवाल है। अगर हाँ। बोल पैसा भी कहाँ से, चलिए वो तो अलग बात है। लेकिन एक अंदाजा हमारे दर्शकों के जानने की वो होगी कि इसमें अमूमन कितना, जितने लोग शामिल हो रहे हैं, अगर पूरा हिसाब लगाया जाए मोटा मोटा, तो रोजाना का कितना खर्च राहुल होगा? तो ज्यादा कर रहे होंगे, 30-40 लाख होगा नहीं, दिन का। राहुल कम कर रहे होंगे क्योंकि कारण है क्योंकि वहाँ पे तेजस्वी यादव का एक अच्छा खासा काडर ऑलरेडी मौजूद है। तो तेजस्वी ज्यादा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव राहुल गांधी के लिए कर रहे हैं ना, तो उनका खर्चा कम हो रहा होगा मेरे नहीं, ख्याल नहीं, में। हम सवाल ये ये नहीं पूछ है रहे हैं किसका खर्च हो रहा कि जो है, लोग खर्च कितना वहाँ हो रहा टेंट है। में रह रहे हैं, क्या तेजस्वी यादव वहां से अपने पटना निवास पे आते हैं या नहीं, सरकारी नहीं, सर्किट कैंप हाउस में साइट पर रहते हैं? रहते। हाँ, तो कैंप साइट पे कैंप बनाना, रोज बनाना, हाँ, यानी कि एक कैंप अगर आपने आज लगाया तो उसके जब वो अगली जगह पहुंचेंगे तो नया होगा, और फिर जो आज लगा वाला है वो कल वाले स्पॉट पे पहुंचेगा। तो आपको तीन कैंप की तैयारी अगर- करनी पड़ती है। अगर- दूसरी चीज, प्रशांत किशोर पे पैसा कहाँ से आ रहा है? प्रशांत किशोर का एक इंटरव्यू है, उसमें वो ये कहते हैं कि मेरे पास जो पैसा आ रहा है मेरे पॉलिटिकल चीजों से आ रहा है, जो मैंने किया, जिनसे मेरी दोस्ती है। अच्छा, मैंने जिनको जिनको मैं मशवरा देता था, काम करता था, वहां से मुझे पैसा बाय चेक आता है। ओह, ये उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है। लेकिन क्या सारी चीज चेक से पेमेंट से है? ये भी एक सवाल है। प्रशांत किशोर क्योंकि वो सवाल खड़ा कर रहे हैं क्योंकि हैंडपंप देखिए, जितना बाहर दिखाई मैंने देता उससे इससे कई गुना पिछली बार अंदर भी भी कहा था कुछ लोग आंदोलन करके या नई पार्टी बना के इश्यूज पे खड़ा जरूर करते हैं, चाहे वो केजरीवाल हो या अन्य लोग हों। आपको याद होगा एजीपी जो पार्टी है, असम गण परिषद, प्रफुल्ल महंता, वो यूनिवर्सिटी और यूथ का युवाओं की आवाज उठा के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन चुनाव बाद उनका क्या हाशर हुआ, वो सत्ता में कभी उस तरीके से पूर्ण रूप से नहीं पहुंचे। तो प्रशांत किशोर इश्यूज बना रहे हैं, और प्रशांत किशोर क्योंकि चुनावी रणनीति कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका सक्सेस रेट 100% का रहा है।
लेकिन हिमांशु ये भी है कि बहुत अच्छा बैट्समैन बॉलर हो, उसको कैप्टन बना दो तो खुश हो जाता है। नहीं कैप्टन में उनका क्रिटिसिज्म भी है कि वो हमेशा जीतने वाले घोड़े पे दाव लगाते थे। हाँ भाई आप नहीं ऐसा नहीं है, ये भी गलत है। कई बार राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जो दो युवाओं की जोड़ी है, उसका क्या हासिल हुआ? यूपी के लड़के। उस पूरे इलेक्शन को प्रशांत किशोर ने देखा। बिल्कुल देखा, लेकिन उसके बाद आप देखिए ममता बनर्जी पे आपने दाव लगाया। नहीं वो आपने- जीती। तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना। ये तो वो है। आपने अरविंद सिंह पे दाव लगाया, आपने अरविंद केजरीवाल के ऊपर दाव लगाया, आपने स्टालिन के ऊपर दाव अरविंद लगाया। केजरीवाल से अगर आप पूछेंगे आम आदमी पार्टी से, वो कहेंगे प्रशांत ने हमारे लिए किया नहीं कुछ। इस बार आप YSRCP है, IPAC उनके लिए काम कर रही थी और फोटो भी आई थी उनकी। तो बात वो नहीं है, बात ये है जो पॉलिटिकली यात्रा वो निकाल रहे हैं, वो जिन इश्यूज को लेके जा रहे हैं वो पब्लिक के बीच में एड्रेस कर रहे हैं, तो उसका फायदा उनको जरूर मिलेगा। और उस पे वो ये बात बहुत अच्छी तरीके जानते हैं कि इस चुनाव में वो सत्ता तक नहीं पहुंच सकते, या तो किसी के साथ अलायंस उनको करना पड़ेगा, क्योंकि 2 अलायंस है वहां और वो दोनों में रह चुके हैं। हाँ तो उनको तय करना है वो किस तरफ जाएंगे, नहीं जाएंगे। और वो दोनों तो alliance के दोनों में खिलाफ रह है। चुके हैं और तीसरा एक अलग अलायंस उन्होंने बनाया। और दोनों बिहार alliance के के बारे में खिलाफ है मशहूर है कि लोग इतने राजनीति को इतना वो करते हैं, उनके जीवन में समाये हुए राजनीति, कि 2 आदमी मिलकर 3 पार्टी बनाते हैं, एक तेरी मेरी, एक मेरी और एक अपनी। तो अब हम बात करेंगे चंद्रबाबू नायडू ने भी यात्रा निकाली हाँ इस चुनाव से पहले, और जब YSRCP वहां थे, विपक्ष में थे, उन्होंने भी यात्रा निकाली। जगन मोहन उन्होंने भी यात्रा निकाली। अखिलेश यादव साइकिल यात्रा पे निकले थे 2012 में। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि जो यात्रा लोग निकालेगा अपनी वो करते रहे हैं, उसके बेनिफिट्स मिले हैं, कई बार उनको नुकसान भी हुआ है। इश्यूज पे है, किस मुद्दे को लेकर आप यात्रा पे जा रहे हैं, वो अगर जनता के बीच लेके पहुंच पाएंगे तो उसका फायदा होगा। बिल्कुल हिमांशु ने सही कहा है कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई तमाम उम्र सफर में रहा। इस सफर को आगे बढ़ाते हैं तो एक तरफ पीयूष से जानते हैं कि पीयूष, जहां हम खर्चे वर्चे की बात कर रहे थे, तो उससे इतर क्या है यात्राओं का, और जो इकोनॉमी है इसकी? इकोनॉमी तो है ही, आप पैसा खर्चा होता ही, उसमें कोई दोहराई नहीं है। कार्यकर्ताओं को आपको खिलाना है, पिलाना है, साथ में चलना है, पूरा गाड़ी का खर्चा, हर चीज़ का खर्चा होता ही उसमें। तो एक दल थोड़ी हर कोई करता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो एक तरफ राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, वो दूसरी ओर एनडीए का अपना सम्मेलन भी चल रहा है बिहार के अंदर। तो एक एनडीए नेता से हम सम्मेलन को लेकर ही बात कर रहे थे, पूछा कि सर आपका सम्मेलन ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा है या राहुल गांधी का? उनमें तो बहुत भीड़ आ रही है। तो एक प्रश्न उन्होंने मेरे से पूछा, पीयूष शादी हो गई? तो मैं कि हाँ शादी हो गई सर, क्या हुआ? दोस्त की शादी हो गई? मैं कि हाँ हो गई। कभी बारात देखी है? तो मैंने कहा हाँ बारात देखी है। तो कहते गलियों में कभी क्या होता है, अगर आप घर में हो और बैंड बाजे की आवाज़ सुनाई देती है तो भाग के लोग खिड़कियों में बारजे पे जाते हैं। हाँ। चले जाते हैं, गलियों से बाहर निकलते हैं। हाँ। और उसमें सबसे ज्यादा नजर सबसे पहले किसकी जाती है? किस पर सबसे पहले नजर जाती है? दूल्हे पे। हाँ। तो दूल्हे की तरह राहुल गांधी निकल रहे हैं, उनको देखने के लिए सिर्फ जनता जा रही है। ये उनका आकलन था इन सब चीजों को लेकर। कहा कि जब तू भी घोड़े पे चढ़ा होगा ना तो तेरे को देखने के लिए जनता आई होगी, उसके बाद तेरे को कोई नहीं जानता। इसीलिए लोग कहते हैं कि होना और बनना दोनों में फर्क होता है। तो होना नेचुरल होता है और बनना वो बनता है, इसीलिए दूल्हे को बनना कहते हैं। तो राहुल गांधी क्योंकि उस दिन दूल्हा बनता है, वो दूल्हा होता नहीं, वो दूल्हा बनता है। राहुल गांधी ने समझनी चाहिए कि उस दूल्हे को जो देख रहा होता है वो पहचान जाता है ये फला का बेटा है और फला के यहाँ इसकी शादी हो रही है, तो वो आजीवन उसको याद भी रखता है। नहीं, लेकिन इसकी शादी हुई थी और उसमें ये हुआ। भाई दूल्हे को, जब गांव का दूल्हा रहता है उसको तो समझ जाते हैं कि फलां का बेटा है। जब किसी की बारात आई हो घर की, गांव की लड़की की, उसको तो कोई ये नहीं पहने, ये समझते हैं खाली दूल्हा है ये। हाँ, और दूल्हा तो कहीं बैठा के भी रहता है। हाँ। तो ये साज सज्जा फूल ये सब देखने के लोग जाते हैं। तो साज सज्जा लोग देखने के लिए जा रहे हैं और ये स्थिति है। राहुल गांधी निकल रहे हैं, जहां लोग देख रहे हैं वो चले जा रहे हैं। इसकी मैसेजिंग को लेके बीजेपी क्या सोच रही? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि राहुल गांधी का दाव चल गया, यात्रा कामयाब हो गई। देखिए यात्रा तो जैसे हम राहुल उसके तोड़ में क्या करने वाले हैं? चुनाव में अभी तो टाइम है, कुछ प्लानिंग चल रही है। अभी तो देखिए, नहीं प्लानिंग तो चल रही होगी अभी से। पॉलिटिक्स ऑफ परसेप्शन होता है। आप सोचिए कि चुनाव से पहले आपको लोगों के बीच में एक नैरेटिव तैयार करना होता है। आप नैरेटिव अभी कुछ दिनों तक तो अभी एसआईआर पर, बाकी मुद्दों पर जो है विपक्ष ने खड़ा कर दिया। सर एनडीए की तरफ से कोई नैरेटिव अब तक हुआ नहीं है खड़ा। नीतीश कुमार होंगे क्या उनकी तबीयत ठीक है कि नहीं है,
बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये सब चर्चाएं भी चल रही हैं, कुछ कहीं कहीं पर डिस्कशन हो भी गया है, कहीं कहीं पर ऑलमोस्ट डिसाइड हो गया है, और कुछ दिनों में अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। अभी बैक जो डोर बातें होती हैं वो चल रही हैं। तो मैं उन नेता के बात पर आ रहा हूँ, तो उनसे मैंने पूछा कि तो फिर सर आप लोगों का क्या प्लान है। तो उनका ये कहना है कि उनको जो करना है अभी करने दो। एनडीए सम्मेलन में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भीड़ इतनी आ रही है, लोग बिना बुलाए आ रहे हैं, और यहाँ पर राहुल गांधी को बाइक लेकर लोगों के पास जाना पड़ रहा है, तब लोग उनसे मिल रहे हैं। हमारे यहाँ तो लोग बिना बुलाए उन टेंटों पर जहाँ पर हम सम्मेलन कर रहे हैं वहाँ पर लोग भीड़ पहुँच रही है। हालांकि एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष ने अपना दाव ठीक रखा और नैरेटिव सेट रखा, लेकिन अब जो ये गालियों का इस्तेमाल हुआ है राहुल गांधी की रैली के बाद, वो एक बड़ा मुद्दा जो है बीजेपी आगे आने वाले दिनों में उसको बनाना शुरू कर दिया और बनाएगी भी। आपको याद होगा कि गुजरात का असेंबली चुनाव था, असेंबली इलेक्शन था, पिछले से पिछला, और मणिशंकर अय्यर ने नीच शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए किया था, और उसके बाद से पूरा नैरेटिव ही चेंज हो गया। एक बार चाय वाला भी बोला था मणिशंकर अय्यर ने, वो तो 2014 के चाय की चुनाव से दुकान पहले बोला की था। बात है। इसमें दो चीजें, अभी चुनाव बहुत दूर है, अभी तो चुनाव की तैयारियां घोषणा तो हो अभी रही से ही है। करनी और पड़ेगी ये जो उनको। अपशब्द वाला है, ये 5-6 दिन से ज्यादा ज्यादा इस लंबा मुद्दे को नहीं आप खींच नहीं सकते, लेकिन मणिशंकर वाला इसलिए था क्योंकि वो चुनाव के बीच में था। हाँ बिल्कुल, चुनाव प्रचार चल रहे थे उस समय। चुनाव के दौरान की बात है, ये चुनाव से पहले की बात है, और अभी चुनाव मान के चलिए अक्टूबर अंत में होगा, तो अभी 1.5-2 महीने का समय है, इतने में तो कई मुद्दे आएंगे और चले जाएंगे। ये जो यात्रा को लेकर ये पीयूष ने बताया कि बीजेपी के लोग ये मान रहे हैं कि राहुल गांधी दूल्हे की तरह, तो कहीं ऐसा ना हो कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाए। नहीं, दूल्हे की बात तो कर भी तो चुके उसके हैं। लिए अभी क्या कर रहे आपको हैं याद लोग होगा कुछ? कि तेजस्वी यादव ने ये कह दिया था कि चिराग पासवान को शादी कर लेनी चाहिए थी, तो राहुल गांधी ने वहां पर क्या बोल दिया, शादी के लिए तो मैं भी एलिजिबल हूँ। कह दिया था कि लड़की मेरे लिए भी ढूंढी जा रही है। तो दूल्हा, शादी, लड़की, इन सब बातें चल रही हैं अभी। मैं आपको बताती हूँ, आपने पूछा तैयारी और हाँ, आपने पूछा उसके था लिए क्या? इकोनॉमी। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएं तो उसके काट के लिए क्या है? काट के लिए ये है कि बीजेपी अभी से नहीं, कम से कम पिछले 3 महीने से तैयारी चालू कर चुकी है, डेटा उनके पास आ चुका है। देखिए, सबसे ज़रूरी होता है ये सब जो बातें हम मतलब ये कह रहे हैं कि दूल्हे की बात है, वो सही है कि लोग उनको देखने जा रहे हैं, क्या वो वोट में कन्वर्ट होगा। तो बीजेपी अपना सिर नीचे करके ये देख रही है कि भाई मेरे कितने वोटर्स हैं, मुझे वास्तविकता में वोट कितना मिलेगा। जो कम मार्जिन से जीती हुई सीट्स हैं, कम मार्जिन से हारी हुई सीट्स हैं, उसके ऊपर बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और उसके ऊपर खास कोशिश की जाएगी। इनफैक्ट बीजेपी को तो ये भी लगता है कि MK स्टालिन वहाँ पे जाके बिहार में जाके क्या कर लेंगे, तो वो अपने जो उनका तरीका है उसमें क्लियर है, वो क्या करेंगे वहाँ जाके। दूसरा, उनको ऐसा लगता है कि जो वोटर है उनका, वो उनके काम के ऊपर उनको वोट देगा। जो कम मार्जिन से जीती हुई सीट्स हैं उसके ऊपर काम ऑलरेडी चालू हो चुका है। और आपको पता है संजय जी, जब धोनी प्रैक्टिस करने जाते थे चेन्नई में, सिर्फ प्रैक्टिस करने, तो स्टेडियम भर जाता था। तो जब उतरेंगे होम मिनिस्टर अमित शाह, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और जब वो रैलियां शुरू होंगी, तो इनको लगता है वाकई में इनका एक्चुअल वोटर उतरेगा। अभी तो लोग सिर्फ देखने के लिए उतर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी बाइक पे जा रहे हैं, आप छू सकते हैं उनको। एक किस्सा भी हुआ था बीच के अंदर, एक आदमी एकदम पास आ गया था, छू लिया उसने राहुल गांधी को, चूम लिया था चूम लिया था तो चूम लिया था उनको। हाँ, इस बार बहुत सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है, इतना मतलब भारत जोड़ो नहीं कबड्डी आता। के खेल की तरह है कि इन्होंने पूरा होल दे रखा है कि आ जाओ अंदर। हाँ, राहुल गांधी जब बाइक चला रहे थे, जब हाँ, बाइक इसका चला जिक्र रहे आप कर रहे हैं, राहुल गांधी के पास में एक व्यक्ति आया। अच्छा, लोगों को लगा कि पता नहीं क्या फैन करेगा, है, पंखा। हाँ, पास आया और राहुल गांधी ने ऐसे कहा भी, अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग। तो वो पूरा वीडियो अगर आप देखें उसमें ये भी है। तो इस बार बहुत सिक्योरिटी को लेकर एक है कंसर्न है, क्योंकि जाहिर है बहुत सारे लोग एक साथ आ जा रहे हैं, और बिहार थोड़ा सा ज़्यादा आप कह लीजिए कि चुनाव है, बिल्कुल चार्ज है। एक बात मैं बस, ऐश्वर्या ने जो अभी जिक्र किया, बस उसको मैं कहना चाहूँगा। देखिए, ये अभी आप कह रहे थे कि अभी आप बड़े जो नेता हैं वो अभी उतरेंगे, या स्टालिन के आने से क्या फ़ायदा होगा बिहार के अंदर। देखिए, जब कहीं पर भी चुनाव होता है तो बीजेपी भी अपने सारे तमाम मुख्यमंत्री उतार देती है। मुझे याद है त्रिपुरा के अंदर चुनाव हो रहा था, त्रिपुरा के अंदर शिवराज सिंह चौहान भी जा रहे थे, तमाम जो नेता हैं वो जा रहे थे, भले ही उनका कोई सही नहीं है वहाँ पर, भले ही उनका वहाँ पे। देखिए, ये एक परसेप्शन, ये ऑप्टिक्स है, ये दिखाना चाहते हैं कि पूरा जो विपक्ष है वो पूरा यूनाइटेड है। और इसका पीछे एक और कारण है जो मुझे कल रात को एक नेता ने बताया। उससे पहले ही 1-2 दिन पहले फोन आने शुरू हो जाते हैं नेताओं के
कि यार ये मत बता देना या यार इसको ऐसे कर देना। ये अब सबको पता है, ये तमाम लोगों को पता है इंडस्ट्री के अंदर कि ये लोग अब जाएंगे और बातचीत होगी। तो एक नेता का मुझे फोन आया, उसने कहा कि आप जानते हैं राहुल, अखिलेश यादव या स्टालिन इस यात्रा में क्यों शामिल हो रहे हैं? मैंने कहा क्यों? मैंने बोला उनका अपना स्वार्थ है, अपना एक मोटिव है। वो कल को राहुल गांधी से कहेंगे कि आपने तेजस्वी यादव के लिए यात्रा करी थी, अखिलेश यादव कहेंगे आप मेरे लिए भी यात्रा करिए। स्टालिन कहेंगे कि आपने यात्रा निकाली थी, मैं देखिए आपके लिए वहां पर गया था, आप मेरे लिए भी यात्रा निकालिए। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी एक पैन इंडिया फेस है। उनके जाने से क्या होता है, चूंकि जो आपका वोट स्कैटर हो रहा है वो एकदम कंसोलिडेट हो जाता है। तो ये तमाम जो लोग जा रहे हैं, इनका अपना भी एक गोल है, एक एम है कि राहुल गांधी इनके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, 2-4 दिन हमारे लिए भी मेहनत कर दें, हमारे लिए भी गाड़ी में घूम जाए। वो कौन सा वोटर है जो स्कैटर होता है? जो इनका अपना जो वोट होता है, कौन सा? वो तो अपना है ही है। वो कौन सा है? वो तो अपना है ही है, वो क्या सटेगा? मेरा सवाल छोटा सा है, वो कौन सा है? दलित है, मिनॉरिटीज हैं। हाँ, ये जो वोट है, हाँ, जो चाहिए, जो पिछली बार डिवाइड हो गया, हाँ डिवाइड हो गया था, एमआईएम के पास थोड़ा जाता हुआ दिखा था, उसको कंसोलिडेट करने के लिए। यार हिमांशु, बस इससे पहले कि हम ईंधन लेने के लिए रुके, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, क्या चुनाव के समय ऐसा 1-2 लोगों से मेरी बात हुई, तो आप ज्यादा इसको क्लियर कर सकते हैं, क्या चुनाव के समय में यात्रा बनाम यात्रा हो सकता है क्या, या यात्रा बनाम रोड शो रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले कई चुनावों को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो अब रैलियों से ज्यादा रोड शो, हाँ। और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को भरपूर मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब 22 के विधानसभा चुनाव देखिए, गुजरात के 28 किलोमीटर का रोड शो, 56 किलोमीटर का रोड शो है। तो उस क्या होता है, पब्लिक से आप ज्यादा इंटरेक्ट होते हैं। बिल्कुल। ये जो यात्रा है ना राहुल ने निकाली है, ये भी उसी तर्ज पे है कि आप दूर से बोलें और आदमी आपको देख पाए ना देख पाए, फिर आपको स्क्रीन साइड पे लगाने पड़े। जब आप निकल रहे हैं, आदमी आपको देख रहा है, आपसे साथ आएगा नहीं आएगा वो एक है, लेकिन एक बार देख लेता है, झलक देख लेता है। जैसा पीयूष बोल रहे थे ना, दूल्हा है वो, लोग देखते हैं वो आया था, याद रखता है आदमी। यात्रा से एक चीज़ और पता चलती है कि जो आपका सपोर्टर है ना, उसका मिजाज क्या है। एक दिन में यात्रा थी वाराणसी में, सुबह थी प्राइम मिनिस्टर की, और दोपहर शाम थोड़ा रात को थी अखिलेश यादव की। अब मैं आपको दोनों यात्रास का डिफरेंस बताती हूँ एज अ वुमेन जर्नलिस्ट। जब पीएम की यात्रा निकली थी, तो पीएम की यात्रा में पॉइंट ए से पॉइंट बी कवर करने में दिक्कत नहीं थी, भीड़ बहुत थी, लोग देखना चाह रहे थे, क्योंकि जब आप साथ साथ चलते हैं या आप किसी एक पॉइंट तक पहुंचते हैं तो उनके सपोर्टर्स सड़क पे रहते हैं, तो इसमें मेल और फीमेल थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। पीएम की यात्रा के अंदर जब लोग देख रहे थे और बीजेपी वाले लोग भी देख रहे थे कि भाई महिला चल रही हैं, तो वो जगह बना रहे थे और वो आपको थोड़ा आगे आने की स्पेस दे रहे थे। तो पीएम की यात्रा कवर करने में दिक्कत नहीं थी, चलना बहुत पड़ रहा था, गर्मी थी, वो बातें अलग हैं। लेकिन जब अखिलेश यादव की यात्रा निकली, मैं वो यात्रा कवर नहीं कर पाई, क्योंकि जो सपोर्टर्स थे अखिलेश यादव के, वो जिस तरीके से सड़कों पे उतरे, वो पॉसिबल नहीं हो रहा था कि आप उसको शूट कर सकें। मैंने मिडवे ऑफिस को बोला कि मैं ये यात्रा नहीं कवर कर सकती हूँ, जबकि गदोलिया चौक वाराणसी में है, बहुत फेमस चौक है, वहाँ से पीएम भी निकले थे और वहीं से अखिलेश यादव भी निकले थे। तो जो मिजाज होता है सपोर्टर्स का, वो भी आपको यात्रा के अंदर बहुत ज़्यादा पता चलता है। और कुछ लोगों का ये कहना था, जो दुकानदार थे, कि पीएम के जब साथ में सपोर्टर्स आए, बीजेपी के सपोर्टर्स आए, उनके सब लोग आए, तो हमें दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब दूसरी तरफ के लोग वगैरह आए, तो शॉपकीपर्स भी थोड़ा सा घबरा गए थे कि नहीं भाई, अब इनके सपोर्टर्स इतनी भारी तादाद में आ गए। तो एक थोड़ा सा मूड आपको पता चल जाता है यात्रा में। और एज अ वुमेन तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको स्टार्क डिफरेंस नजर आ जाता है। नहीं तो उसमें नंबर सब सपोर्टर्स ज्यादा थे या हुड़दंग ज्यादा था? हुड़दंग नंबर ऑफ सपोर्टर्स ऑलमोस्ट दोनों में बराबर थे, लेकिन हुड़दंग। एक बात बस, समाजवादी पार्टी के नेता बोलते हैं, यही कार्यकर्ता हमारी सरकार लेकर आते हैं, यही लेके चले जाते हैं। यही बनवाते हैं, ये फैक्ट है, ये बनवाते हैं और यही ले किसी जाते भी हैं। पार्टी के लिए होता है कि कार्यकर्ता ही सरकार बनवाने का काम करता है और कार्यकर्ता ही लेके जाने का काम भी करते हैं। ये चुनावी यात्राएं तो जारी रहेंगी, लेकिन हमें यात्री नहीं बनना है। हम यहाँ एक पड़ाव लेते हैं, एक छोटा सा हम रुकते हैं, ताकि हम ईंधन पानी लेकर
और फिर किस्सों का नया दौर शुरू करें एक नए सब्जेक्ट पर। इस इंटरव्यू में ज़्यादातर वो बातें करूंगा जो आपने अभी तक की नहीं। वीपी सिंह जो है उनके बारे में अकबर डंपी तो ये कहता है कि भाई साहब वो तो हम जब अंदर बैठ के अपना शौक पूरा करते थे तो बाहर बैठा रहता था कि नमकीन लाने के लिए, तो राजा की कोई वैल्यू नहीं थी। राजा को ही समझा जाता था कि ये तो हाँ जी हुजूर है ये। कहाँ वो देश के प्रधानमंत्री हो गए। कमजोर हालात में किसी के कमजोर वक्त में उसका साथ देना जी, ये अमर सिंह अक्सर करते थे। ये साथ दे के उसको निचोड़ लेते थे उसमें, चाहे वो अंबानी रहे हों, चाहे वो सहारा रहे हों, चाहे वो मुलायम सिंह रहे हों, चाहे वो अखिलेश रहे हों, चाहे वो शिवपाल रहे हों, चाहे अमिताभ बच्चन रहे हों। मैंने देखा है कि इनकी पहली बर्थडे इन्होंने जो बड़े पैमाने पे की थी, अमिताभ बच्चन बाहर गेट पे खड़े सबको नमस्कार कर रहे थे और सबको ले जाके बिठा रहे थे। तो जरूर सुनिएगा, बहुत सारे किस्से हैं। इस पॉडकास्ट को सुनिए, दूसरों को भेजिए, किताब खरीदिए, रूपा पब्लिकेशन से आई है, इसमें किस्से बहुत सारे हैं। स्वागत है आपका आज तक रेडियो पर, जिसे आप सुनने के साथ साथ देख भी रहे हैं, और अब तक आपने इसको शायद सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, जैसे कि हमने आपसे अपील की थी। बात कर रहे हैं देश की राजनीति में चल रही हैं बहुत सारी यात्राओं के अपने पड़ाव होते हैं, अपनी मंजिलें होती हैं, लेकिन अब ये कहते हैं कि चुनावी यात्रा यूपी और बिहार से होकर जाती है, और जो दिल्ली का सिंहासन है उसका राजमार्ग बिहार से होता हुआ, यूपी से गुजरता हुआ दिल्ली तक पहुंचता है। बिहार में यात्राएं चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि एनडीए की जान सांसत में है। इंडी गठबंधन के लोग, उनके जो घटक दल हैं वो सटते हुए नजर आ रहे हैं, एनडीए के घटक दल हटते हुए नजर आ रहे हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि एनडीए की जान निकली जा रही है। जान मतलब जान नहीं, जान मतलब जयंत, अनुप्रिया और निषाद जी, ये तीनों अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब इनसे जुड़े किस्सों पर बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं पीयूष के पास। ये आपने कहा कि तीनों अलग अलग जा रहे हैं, तीनों अलग अलग तो बीजेपी जा रहे हैं। हाँ, बीजेपी से अलग अलग जा रहे हैं, साथ में एक साथ हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही एक बड़ा कार्यक्रम हुआ दिल्ली में एक स्टेडियम में, वहाँ पर संजय निषाद के वो उनके पार्टी के कार्यकर्ता, जयंत चौधरी के पार्टी के कार्यकर्ता, और आपके अनुप्रिया पटेल के वाली पार्टी वो, और आपका सोहेल समाज वाले जो हैं, सबके सब थे, बीजेपी नहीं थी। अब क्या है, बेसिकली उनका ये कहना है कि हम लोगों के आरक्षण की लड़ाई है, और ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी लड़ाई है, और उस आरक्षण की लड़ाई के लिए वो चाहते हैं कि वो आरक्षण उनको मिले, और इसीलिए ये बड़ा सम्मेलन यहाँ पर किया गया। इसी बीच में कुछ कहासुनी हो गई, कुछ बीजेपी के भी अपने निषाद नेता हैं, जेपी निषाद हैं, साध्वी निरंजन ज्योति हैं, ऐसे और भी कई सारे ऐसे नेता हैं, निषाद नेता हैं, और उनकी अपनी पकड़ है बीजेपी के। अब निषाद समाज की बात करें तो उनका लगभग 12% जो है हिस्सा है ओबीसी वाला, जो पूरा फैक्टर है यूपी के अंदर, और इसीलिए निषाद पार्टी को ज़्यादा सब तवज्जो जो है वो बीजेपी देती भी है। जब असेंबली इलेक्शन हुए तो 16 सीटों पर चुनाव लड़ा उन्होंने, जिसमें से 6 सीटों पर तो बीजेपी के ही कैंडिडेट थे, हालांकि निषाद पार्टी के कैंडिडेट थे और वो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे। तो ये तो चलिए आपस की उनकी केमिस्ट्री है। आज सुबह ही मैंने संजय निषाद से बात की, मैंने बोला कि सर माहौल ठीक है, मामला ठीक है, अभी भी चाहते हो कि गुस्सा हो जाओ, अभी भी लड़ाई झगड़े वाले मूड में, क्या सिचुएशन है? तो कह रहे कि नहीं, ब्रजेश पाठक जी ने बुलाया था और हमारे भूपेंद्र चौधरी से बात हो गई है, और हमें आश्वासन दिया गया है कि हमको अब जो इस तरह की बातें हमारे खिलाफ बीजेपी के नेता नहीं करेंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी योगी मोदी से कोई नाराज़गी नहीं है, दरअसल बीजेपी के अंदर ऐसे विभीषण लोग बैठे हुए हैं जो लंका डुबाना चाहते हैं। बीजेपी के लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग कैसे इस गठबंधन में रह सकते हैं। लेकिन मुझे ये कहा गया है कि ठीक है भाई, जो हुआ सो हुआ, अब उनके खिलाफ अगर इस तरह की बयानबाजी संजय निषाद या उनके परिवार या उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ करेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। ये भी कहा बीजेपी ने कि जो बयान दिए हैं कुछ निषाद नेताओं ने जो बीजेपी के हैं, वो उनके पर्सनल कमेंट्स हैं, उससे पार्टी का कोई तवज्जो नहीं है। लेकिन आप ये सोचिए ना कि सिर्फ संजय निषाद ही नाराज़ नहीं है। कुछ दिनों पहले जयंत चौधरी को लेकर भी एक बयानबाजी लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कर दी थी, जो मंत्री हैं यूपी सरकार में। उन्होंने ये तक बोल दिया था कि जहाँ आरएलडी होती है और आरएलडी जिस पार्टी के साथ जाती है उसका हरना तय होता है। तो हमने जयंत चौधरी से उस पर एक सवाल पूछा कि सर, एक नेता है यूपी के, मंत्री भी हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि आपके साथ आ गए तो हार गए। कह रहे ऐसे लोगों पर मैं ध्यान नहीं देता, ऐसे लोगों को मैं हवा तक नहीं देता। कौन है ये लोग?
मैं बात में जानता भी नहीं हूँ, और अगर कुछ करना है तो पार्टी देखेगी, बीजेपी देखे, हमें कोई मतलब नहीं। तो ये सोचिए किस तरह से विरोधाभास जो है पार्टियों में चल रहा है। हालांकि ये जो पूरी जो लड़ाई है वो आरक्षण की है। संजय निषाद ये तक कह रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि उनके कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सरकार में उत्तर प्रदेश में आयोगों में जो है रखा जाए। अच्छा, उनको कुछ पद दिए जाए, चेयरमैन वगैरह बनाए, इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं मिल रही है, तो अंदर ताकि उनका पिछड़ापन दूर हो, वो थोड़ा आगे है। साथ में आरक्षण की बात मांग भी है, ये सब चीजें समझौता नहीं होगा कार्यकर्ताओं की बात अभी बताई ऐश्वर्या ने, राहुल ने भी बताई। तो कार्यकर्ता पार्टी के लिए जान होते हैं, किसी पार्टी के लिए, ऐसे रीजनल पार्टीज के लिए तो जान होते ही होते हैं। मैं वही अभी ऐश्वर्या जैसे बता रही थी कि मुश्किल हो गया अखिलेश यादव क्या की यात्रा उस टाइम पे कवर करना। देखिए 2024 से पहले की बात है और 2022 से बाद की बात है, यानी अखिलेश यादव दोबारा सत्ता में आए भी नहीं, और अभी लोकसभा में उनकी 37 सीटें आई भी नहीं है, तो काफी लो चल रहे हैं। उस समय की बात है, हमें पता लगा कि अखिलेश यादव अपने जो कोपरनिकस मार्ग है दिल्ली के अंदर, वहां पर उनका दफ्तर है, वहां पर आप चले जाइए, वहां पर वो आए हुए हैं। तो हम चले गए कि यहाँ पे कुछ खबर मिलेगी या हमें इंटरव्यू मिल पाएगा, तो हम वहां पहुंचे और पहुंच नहीं पाए, भीड़ इतनी थी। नहीं, हम अंदर पहुंच गए, अंदर भीड़ थी, जाहिर है, पूरी गाड़ियां लगी हुई थी रोड के ऊपर। हम अंदर पहुंचे तो हम वेट कर रहे हैं, तो बहुत तेज बारिश शुरू हो गई, और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई, लेकिन जो उनके चाहने वाले थे, सपोर्टर्स थे, वो वहीं पर ही वेट कर रहे हैं कि बारिश में भी। उसके बाद एक कमाल की चीज क्या की गई, या उन्होंने ये शायद पहले से डिवाइस किया हुआ है ये मैकेनिज्म। एक कमरे में लेकर जाया गया अखिलेश यादव को, उसमें 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजा सामने इस तरफ, एक दरवाजा इस तरफ, बीच में अखिलेश यादव को खड़ा किया गया, और वहां से फिर लोगों को भेजना शुरू किया। तो वो एक एक करके लोग आए, सबसे एक सेकंड मिले, किसी से 2 सेकंड मिले, किसी से 5 सेकंड मिले, लेकिन वो जो हजारों की भीड़ थी, हजारों में 2-3 हजार लोग थे, हजारों 2-3 हजार लोग थे। हम वहीं पर साइड में खड़े होकर देख रहे हैं, वो तमाम लोग आ रहे हैं, और अखिलेश यादव जिनको पहचानते हैं उनको पहचान भी रहे हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं। अरे किसी को बोला उन्होंने तू टिकट मांगने फिर आ गया, ऐसे भी चीजें चल रही थी। तो यानी वो इतने फेमिलियर हैं अपने लोगों के साथ में, तो इसमें तो कतई दो राय नहीं है। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि जो समाजवादी पार्टी के लोग अक्सर आपस में ये कहते भी हैं कि हमारी सरकार हमारे कार्यकर्ता ही लेकर आते हैं और फिर हमारे कार्यकर्ता ही ले जाते हैं, और ये 2 दरवाजों के का कहीं ना कहीं नुकसान भी हो जाता है। एक कार्यकर्ता मिलके क्या दोबारा घूम के आ जाता है, करे फिर तो आ गया, लेकिन अखिलेश पहचान लेते हैं। नहीं, ये जलवा तो मैंने उनका कुंभ में भी देखा था, प्रयाग में, जब वो आए थे मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए। उस समय भी जितना रास्ता था कुंभ नगरी का, लोग भागते रहे पूरे साथ। और अखिलेश यादव को सबके सब मुख्यमंत्री जी बोलते हैं। अच्छा, हाँ, आज भी जो है जो कार्यकर्ता है उनको नेताजी तो मुलायम सिंह जी को मुलायम सिंह यादव को कहा जाता था, अखिलेश यादव को सब के सब मुख्यमंत्री जी बोलते हैं। और चंद्रशेखर जी पूरी जिंदगी अध्यक्ष जी रहे। नहीं, उसके देखिए आप जो अभी बात कर रहे थे ना, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, आशीष पटेल, जिसको आप आशीष कह रहे हैं, आशीष पटेल है, मैं कई बार करेक्ट कर चुका, या जयंत चौधरी की पार्टी है। आपने एक सिमिलर देखा इनमें, ये चारों ओबीसी हैं, नॉन यादव। और भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव है 2022 का, उसमें बहुत बड़ा रोल रहा। आरएलडी उस टाइम बाहर थी, राजभर बाहर थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उनकी जो जाति का वोट है उसका बड़ा एहसास है। लेकिन जब पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है ना, तो वो नहीं होता है। इन चारों पार्टियों के पास मंत्रालय कौन से हैं? आशीष पटेल के पास जो है वो प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, यानी कि टेक्निकल एजुकेशन और बाट मंत्रालय है। संजय निषाद बाट, अच्छा, ठीक है, मापतौल वाला। हाँ, मापतौल। अच्छा। और संजय निषाद के पास जो है वो मत्स्य विभाग है। ओम प्रकाश राजभर के पास जो है वो पंचायती और अल्पसंख्यक मामलों का है। और उसके बाद जो आरएलडी की तरफ से मंत्री हैं अनिल कुमार, उनके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। यानी कि आपके पास मंत्रालय जो है वो नाम मात्र का है, आपको अपना करिए, आप कैबिनेट मंत्री हैं। कई ऐसी चीजें हुई हैं, ये केंद्र सरकार में भी होता है कि एमओएस को काम ही नहीं मिलता, और ये जहां जहां गठबंधन की सरकार होती है वहां वहां यही होता है। आप केंद्र में देख लीजिए, राममोहन नायडू को सिविल एविएशन मिला है,
जेडीयू को क्या मिला कैबिनेट के तौर पे? फिशरी और एनिमल हस्बेंड्री। उसके अलावा श्रीकांत शिंदे की पार्टी के पास कौन सा मंत्रालय है आप बताइए? आप में एमओएस हेल्थ है, आयुष है। आयुष है, आयुष मंत्रालय। आप जयंत चौधरी को स्किल, रामदास अठावले सोशल वेलफेयर। तो उस गठबंधन को जो पावर है ना वो नहीं मिलती। तो अब उनको ये लग रहा है कि 24 के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी में कुछ कमजोरी है, हम सारे एक हो जाएं तो हमको मिले। जैसे पीयूष बता रहे थे ना कि कमीशन में, बोर्ड्स में हमारे लोगों को मिलना चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ कि गठबंधन के साथी दल को गवर्नर बनाया गया, टीडीपी के अशोक गजपति राजू को। और इससे पहले इनकी इन पार्टियों की नाराजगी भी है। संजय निषाद की मांग है बड़े लंबे समय से अपने समाज की चीज़ों को लेकर। आरएलडी की एक मांग है जिसको लेकर कई बार भारतीय जनता पार्टी आला कमान ये बात कह चुकी है कि जाट कम्युनिटी को जो है हम सेंटर की लिस्ट में ओबीसी में डालेंगे। नहीं है, क्योंकि दिल्ली में वो अपर कास्ट है, हरियाणा में अपर कास्ट में है, यूपी में नहीं है। यूपी में ओबीसी, तो वो एक समानांतर ओबीसी लिस्ट में आ जाए, वो मांग है। 17 में भी थी, 22 में भी गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था भाई आपकी मांग पे हम विचार करेंगे। जाट नेताओं के साथ जब प्रवेश वर्मा के घर पे बैठे उनको संबोधित किया था। तो ये तो है। आशीष पटेल की एक और प्रॉब्लम है कि उनके 2 लोगों को जो पार्टी से निकाल दिए गए थे उनको जो है अभी किसी आयोग का चेयरमैन बना दिया गया और उपाध्यक्ष बना दिया गया। उन्होंने कहा भाई हमारी तरफ से पूछा ही नहीं गया, आपने कैसे बना दिया। तो नाराजगियां हैं क्योंकि सरकार से आशीष पटेल अनुप्रिया की जो सिस्टर है पल्लवी पटेल, वो विधानसभा में धरने पर बैठ गई थी। उसके बाद आशीष पटेल ने कहा था कि कोई पुलिस का अधिकारी है जो समय समय पे ये बता रहा था, ब्रीफ कर रहा था कि वो धरने में बैठे और वो चेक कर रहे थे क्या है क्या नहीं है अपडेट। तो उन्होंने सीधा यूपी सरकार पे हमला बोला था और ये लगातार है। वहाँ छोटे गठबंधन के दलों को ये लगता है कि उनकी सुनवाई नहीं है, उनको वो हक नहीं मिल रहा है जिसके वो हकदार हैं। लेकिन हिमांशु, इसमें ये भी उतनी सच्चाई है कि जो लोग अब अपनी जाति के लिए मांग रहे हैं चीज़ें, उनमें से कुछ दल हैं जिनका नाम अभी आपने लिया, उनके पूर्व अध्यक्षों ने तो ये कहा कि उनके चाहे 10 भी सांसद हों, 5 भी हों, वो कहते थे मंत्री एक ही बनेगा। इस बार वो मंत्री एक ही बनते थे, वो प्रथा टूट गई, हमेशा का चला हुआ है। आप देखिए उस प्रथा को भारतीय वो सिर्फ खुद मंत्री बनते थे, बाकी लोग बोले इन सबको जरूरत नहीं है देने की। नहीं वो देखिए है। अब आशीष पटेल क्योंकि हैं, वो अपने पार्टी से हैं, अनुप्रिया पटेल के पति हैं, वो मंत्री हैं। संजय निषाद की पार्टी से कितने विधायक हैं लेकिन वो मंत्री हैं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से कितने विधायक हैं, वो खुद ही मंत्री हैं। ये जो छोटे छोटे राजनीतिक दल होते हैं ना, जो क्षेत्रीय समीकरण और जातियों के हिसाब से बनते हैं, वो अपने परिवार को ही एडजस्टमेंट पे लगते हैं। हिमांशु बहुत देर जयंत चौधरी एक एक्सेप्शनल है क्योंकि उनके परिवार का कोई नहीं है, इसलिए अनिल कुमार वहां से मंत्री हैं। अगर वहां पे भी ऐसा कोई होता, उनके परिवार का होता, तो मुझे लगता है कि वही मंत्री होता और कोई नहीं होता। बहुत देर से मेरे मन में एक चुल उठ रही है। चुल ये है कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन बनेगा, इस पर हम लोगों को, मुझे जानना है आप लोगों से कि आपको जानना है, जनता को जानना है। हाँ, मैं जनता का ही प्रतिनिधि हूँ। अभी बिना चुने आप जनता के प्रतिनिधि हो गए। नहीं, नेता वही होता है जो चुना जाता है। जनता ने बहुत सारे वो कमेंट पिछली बार भी कमेंट लिखे थे। आप लोग हमें ये बताओ कि बीजेपी का अध्यक्ष नया कौन बनने वाला है, क्योंकि अभी पर्दा गिरा हुआ है और पर्दा उठेगा तो क्या होगा, तो कितने लोगों के नाम चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं। अब तक तो टेंशन थी उपराष्ट्रपति चुनाव की, वो खत्म ही हो गई। वो तो लगभग क्लियर हो गया है कि सीपी राधाकृष्णन पर्दा उठेगा तो क्या सामने दिखेगा। तो लेकिन ये बीजेपी शाम 6 बजे पर्दा उठ जाएगा। अब वो आरएसएस कह रहा है, जनता का परसेप्शन ये है कि जो आरएसएस कहता बीजेपी वैसे चलती है। आरएसएस कह रहा है कि हम तो बताते नहीं जी, हम अगर बताते तो अब तक तो काम हो गया रहता, दूल्हा घोड़ी चढ़ चुका होता। तो क्या है, कौन दूल्हा बनने वाला है, सेहरा किसके सजेगा, क्या होगा, कितने लोग कंटेंडर्स हैं। जो 3 दिन आरएसएस का जो इवेंट हुआ, 100 साल हो चुके हैं आरएसएस को, बहुत इंटरेस्टिंग था वो। 2-3 किस्से आपको बताती हूँ। तो बहुत सारे बड़े जो पर्सनालिटीज़ हैं उनको बुलाया गया था, आरएसएस ने बुलाया था। और इसमें आरएसएस ने 2-3 बातें बड़ी अच्छी बोली। मोहन भागवत जी पहले दिन बोले कि भाई पहले लोग
अभी भी बहुत ज़्यादा लोग परसेप्शन पे चलते हैं आरएसएस के, तो परसेप्शन हटाइए, जो फैक्ट है उस पर आप लोग जाइए। दूसरा बोले कि भाई उस समय आरएसएस था ही क्या, हम बुलाते भी लोग नहीं आते, अब हम बुलाते हैं तो लोग आते हैं। इंटरेस्टिंगली कंगना रनौत दिखी 3 दिन। अच्छा, हाँ 3 दिन कंगना रनौत आई थी। मतलब खाने पे भी कुछ पकता रहता था वहाँ। तो कंगना रनौत आई तो हम, मीडिया जो था वो ऊपर बैठा था, बाकी जिन लोगों की सीट्स थी वो थोड़ी नीचे थी, तो हम थोड़ी हाइट पे थे तो सब दिख रहा था। कंगना रनौत आई पहले दिन तो एक हड़गम सी मच गई नीचे वालों में, मतलब वो ऐसा हो रहा था कि सब चाह रहे थे कि कंगना हमारे बाजू में बैठ जाए। ओहो, कई सारे बड़े लोग अपनी कुर्सी वुर्सी खाली कर रहे हैं और बड़ी ऐसे आशाओं से देख रहे हैं कि कंगना आके बैठ जाए। कंगना ने खैर एक सीट ले ली। तुम किस्सा आगे बढ़ाना, इसमें एक बहुत अच्छा शेर है कि जो भी आवे है तेरे पास ही जा बैठे है, हम कहाँ तक तेरी महफिल में सरकते जाएं। तो हम सरक ही रहे थे, जो आ रहा था कंगना के पास ही कंगना के पास बैठना चाह रहा था। हाँ आगे चला। डिनर्स हुए थे, जो लास्ट दिन था उससे एक रात पहले, बहुत इंपॉर्टेंट डिनर था। मनोज तिवारी भी डिनर में थे, कंगना रनौत डिनर में थी, गौतम गंभीर के कोच थे, मतलब उस लेवल के पर्सनालिटीज़ जो हैं वो डिनर पे थे। मोहन भागवत जी के साथ एक छोटा डिनर रखा गया था। वो डिनर इसीलिए था कि थोड़ा सा आरएसएस ये भांपना भी चाह रही थी कि भाई अच्छा आप पूछिए वो पर्सनालिटीज से, उस लेवल के लोगों से, विराट कोहली के कोच, गौतम गंभीर के कोच, कि आप लोग क्या पूछना चाहते हैं। तो जैसे आपने एक वर्ड यूज किया ना कि थोड़ी सी अंदर उत्सुकता होती है, चुल जो वर्ड है कि आरएसएस क्या सोच रहा है भाई। उस डिनर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, महिला होंगी, ओबीसी होंगी, क्या आरएसएस एक नया रूल लेके आने वाला है, 75 ईयर्स की जो बात कही थी वो क्या थी, सब लोगों ने पूछ लिया। अगले दिन जब हम इवेंट पे पहुंचे तो जो पर्चे हमें दिए गए थे वो हम दे चुके थे ऑलरेडी। फर्स्ट डे हमें बोला गया था आपके जो भी सवाल हैं अच्छा, आप मीडिया उसको को भी लिखिए। कहा गया था कि आप भी सवाल दे दो। सबको कहा गया था, और पर्सनली आरएसएस वाले जो लोग हैं वो मीडिया, जहां मीडिया सेक्शन था, हम सबको पर्सनली भी बोल के गए थे कि आपके सामने पेपर और पेन रखा है, आप लोग सवाल जरूर लिख के जाइएगा। क्योंकि और एक बात और बोली थी, कोई भी सवाल छूटेगा नहीं, चाहे कितना भी बिजर्व अच्छा। हो। हाँ, कोई सवाल नहीं हम छोड़ेंगे, हम उसको क्लब जरूर कर देंगे। तो जो आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्लब किए हुए सवाल थे और लोगों के नाम लिए गए थे कि इन लोगों ने ये सवाल पूछे हैं। सारे स्टार्ट क्वेश्चन थे, सारे स्टार्ट क्वेश्चंस थे। आरएसएस का ये मानना है कि हम किसी भी तरीके का जो एक परसेप्शन है, जो गलत परसेप्शन है, उसको तोड़ना चाहते हैं। और 75 वाली बात जो है, ये टॉप जो आरएसएस के लोग हैं उनके दिमाग में भी चल रही थी कि जो उनका कहने का मतलब था और जैसे उसको लिया गया वो ये है कि आरएसएस पुश कर रहा है कि जो नेता 75 होने वाले हैं, हो चुके हैं, वो आउट हो जाएं। मोहन भागवत ने उस डिनर में भी ये बोला कि मैं किस्सा सुना रहा था और उस किस्से को ट्विस्ट कर दिया गया है। तो वो डिनर में एक रात पहले सबको ये क्लियर कर चुके थे कि 75 वाली बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इनफैक्ट जो नया नंबर है वो है 80। उन्होंने बोला कि अगर मुझे 80 साल में भी बोला जाएगा कि मुझे एक शाखा चलानी है तो मैं चलाऊंगा। तो बीच में जो पकड़ने की बात है वो है कि 75 इज नॉट द न्यू नंबर, 80 इज द न्यू नंबर। वो बार ऊपर कर दी गई है। जब 80 के आसपास जाएंगे और ऊपर हो जाएगी। हिमांशु, तो ये परसेप्शन तो ये है, क्या इन्होंने उस समय बोला तो था, मेरे ख्याल से मुझे याद आता है कि 75 साल में जो रिटायरमेंट। ऐश्वर्या बात कर रही है ना, वो मैं अगर कोई, क्योंकि आप तो U-turn टाइप है क्या? कानूनी जानकार हैं, हाँ। सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, हर वकील अपनी जो बहस करता है, जो जिरह करता है, उसके पास अपने आर्गुमेंट के लिए वो जजमेंट होती है जो उसको सूट करती है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। वो उसी जजमेंट को कोट करता है, लेकिन जो सामने वाला वकील है वो बताता है कि ये जो जजमेंट आप कोट कर रहे हैं, इसके बाद भी ये एक और judgment जजमेंट आया है। अब उन्होंने पिंगले जी को कोट किया। हाँ। भाई उनको पहला ही, और वो थोड़े से अच्छे वक्ताओं में थे, तो उन्होंने चुटकी ली और वो ठीक है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि केसी सुदर्शन ने 2005 में ये बात कही थी कि लाल कृष्ण आडवाणी और अटल जी को रिटायर हो जाना चाहिए, उनकी उम्र हो गई है। और तब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मेरे पास तो कोई पद नहीं है, लाल कृष्ण आडवाणी जी पे पद है, वो तय करें क्या करना है, नहीं करना है। ना मैं टायर ना रिटायर। नहीं, रिटायर्ड 2002 का, वो तो 2003 का घटना है। तो अब वो तय कर रहे हैं आपको। तो 75, क्योंकि मोहन भागवत जो सरसंघचालक हैं वो भी 11 सितंबर को 75 वर्ष के हो रहे हैं, और प्रधानमंत्री भी हो, तो उससे एक कयास लगाया गया। क्योंकि मोहन भागवत अगर 75 वर्ष के हो रहे हैं तो कोई भी सरसंघचालक है वो उस वक्त अपने
पद से पदमुक्त होते हैं और नए सरसंघचालक का नाम बताते हैं जो उनका बनेगा, तय वही करेंगे। वो चुनावी वर्ष होता है संघ में, हर 3 वर्ष के बाद चुनावी वर्ष आता है। जब चुनावी वर्ष आएगा, पहले तो आजीवन वाला मामला था ना। आजीवन, देखिए आजीवन भी रह सकते, लेकिन जब भी आपको अपना पद से पदमुक्त होना है तो वो चुनावी वर्ष में होता है। अच्छा, और वो जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा होती है उसमें ही वो नागपुर में होती है वो चुनावी। बाकी 2 साल देश के अलग अलग राज्यों में होगी। जैसे इस बीते वर्ष में, मतलब अगर हम देखें तो वो बेंगलोर में हुई थी। अब जो होगी वो नागपुर में होगी, तो वहां पे चुनावी वर्ष में तय किया जाएगा। मोहन भागवत भी जब बने थे तो वो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के अंदर नागपुर में जो 2009 में हुई थी उसमें बने थे। तो आपको स्टेटमेंट जो सूट किया 75 का वो पिंगले जी का था, लेकिन केसी सुदर्शन जो सरसंघचालक रहे उनका भी एक बयान है। अच्छा, उसके बाद उनका भी जजमेंट आया। लेकिन 75 का रूल आप पे अप्लाई होता है या नहीं होता भारतीय जनता पार्टी में? आप देखिए, येदियुरप्पा 2018 के विधानसभा चुनाव में 75 वर्ष पूरे कर चुके थे जब उनको सीएम पद का कैंडिडेट बनाया गया। हाँ। 2018 के विधानसभा चुनाव के अंदर जोधपुर शहर से, जोधपुर की एक एमएलए थी सूर्यकांता व्यास, 85 वर्ष की आयु में उनको टिकट दी गई। हरियाणा में 80 वर्ष के नेता को टिकट। जब आपको जैसी जरूरत होती है आप नियमों को बना लेते हैं। ये पार्टी के नियम नहीं है, ये आपके संविधान में नहीं है। एक बड़े नेता ने कभी ये कहा था कि पार्टी संविधान जो है वो पार्टी से है, पार्टी से संविधान नहीं चलता। मतलब सॉरी, जो पार्टी है वो पार्टी चलाने के लिए संविधान है, संविधान है, संविधान के लिए पार्टी नहीं। हाँ। तो उसके लिए आपको पैरामीटर्स कब चेंज करने हैं, कब हटाने हैं, ये आपको तय करना तो ये फिर वैसा ही है कि मक्खी दूध में गिर जाए तो दूध फेंक दो और घी में गिर जाए तो मक्खी फेंक दो। वो आपको तय करना है। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने ऐसा नहीं किया भाई। लालकृष्ण आडवाणी तो 2007 में पीएम कैंडिडेट बने ना, लेकिन 75 वर्ष पूरे कर चुके थे। हिमांशु, इससे पहले वो 75 वाला मोहन भागवत जी तो कह चुके थे अपने बयान में। नहीं, वो उन्होंने रेफरेंस कोड, जैसा अभी ऐश्वर्या ने बताया, रेफरेंस कोड के तौर पे कहा। अच्छा, अब आपने उसका इंटरप्रिटेशन जो निकाला, उस इंटरप्रिटेशन पे उनका जवाब है वो कि भाई ऐसा है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं सरसंघचालक हूं, मैं जब तक मैं चाहूंगा तब तक रहूंगा। हाँ। मेरे बाद अगला कौन होगा वो मैं तय करूंगा। वो ये भी कह चुके हैं, लेकिन मेरे को कुछ काम दिया जाएगा तो वो भी करूंगा। शाखा चलाने का, अगर मैं रिटायर भी हो जाऊं तब भी कहा जाए कि भाई आप चलाइए, तो मेरे को शाखा चलानी है, क्योंकि तय हम नहीं करते हमको क्या करना है, तय संगठन करता है कि हमको क्या करना है। इन सारे किस्सों में वो सवाल दब के रह गया, चीख रहा है। नहीं, मैं आपको एक और चीज छोटी सी, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि हम आजीवन रह सकते हैं और मैं तय करूंगा कि कब मेरे को हटना है। मैं तय करूंगा या संघ तय करेगा? नहीं, मैं तय करूंगा मैं कब सरसंघचालक से हटूंगा। लेकिन मेरी सारी पावर जो है वो सर कार्यवाह के पास है, यानी सेक्रेटरी जनरल पे है। वो अगर मुझे कहेंगे यहाँ से उठ के चलना है तो मैं अभी चल दूंगा। ये बात उन्होंने 2018 में भी कही थी और इस बार भी कही है। कांग्रेस में एक चर्चा है कि राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, पूरा भरा हुआ था वो हॉल, तब सवाल लिए। मोहन भागवत जी ने अभी 100 सवाल लिए। इस जीवन में हम देख पाएंगे मोदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, एक आप अगर पूरा देखें प्राइम मिनिस्टर का कैरियर, उसमें उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत कम होंगी। अच्छा। आप कभी भी देखिए, वो बाइट दे सकते हैं, इंटरव्यूज होंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मुझको याद आती है, मनमोहन सिंह जी की। नहीं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो मुझे याद आती है, गुजगोका करके गुजरात का टेररिज्म के खिलाफ एक कानून था, मकोका की तरह, उसको लेकर वो जब आए थे केंद्र सरकार से, उसको अप्रूवल नहीं मिली थी, उस पे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मुझे जो ध्यान आता है। उसके बाद मैंने ऐसा कोई, मुझे ध्यान नहीं है कि उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। आप 2019 लोकसभा चुनाव से पहले वो आए थे बीजेपी ऑफिस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठे थे वो, लेकिन उन्होंने कुछ सवाल इंटरव्यूज में वो देते हैं। कई जगह ऐसे मौके आए जब उन्होंने बाइट्स दी होंगी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उनका कह सकते हैं आप 2002 के बाद से ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कोई जवाब दिया हो, मुझे उससे पहले
जब वो महामंत्री थे पार्टी के और स्पोक्स पर्सन थे तो उन्होंने बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अच्छा, लेकिन जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे आए तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि मुझे वो ध्यान आ रही है, उसके अलावा कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने तो ये वैसा नहीं ही है की। जैसे इंटरव्यूज में आप कैसे भी सवाल पूछ लीजिए, वो सवालों के जवाब देंगे। और कई ऐसे मौके आए कि उन्होंने कई बार बाइटें दी हैं, बाइट्स देते रहे, मीडिया को एड्रेस किया है, लेकिन सवाल उन्होंने इंटरव्यूज के दौरान ही लिए। इसमें अब आप इंटरव्यूज में पूछ लीजिए आपके जो सवाल है, या प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या है, ऐसा है कोई जैसे अंतर कि- बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि है। किसी नेता को यात्रा जमती है और किसी नेता को रोड शो जमता है, तो वैसा ही है, किसी को इंटरव्यू देना जमता है, किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं, इंटरव्यूज में भी आप वही सवाल पूछते हैं जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछेंगे। हाँ। स्वाभाविक तौर पे तो उसको उसी तरीके से देख सकते हैं ना आप। प्रेस कॉन्फ्रेंस कम हिमांशु, कंट्रोल। वो वाला सवाल। अरे आप लोगों ने वो सवाल मेरा वहीं दे रहे, जो दे रहे, चुल दे रहे, थी वो दे चुल रहे। वहीं पर अंदर से चीख मार अच्छा, रही है कि कौन बनेगा बीजेपी का। चूंकि संघ ने तो कह दिया कि हमारा कहना होता, हम अगर कुछ सजेशन देते या कुछ ऐसा कर चुके होते। तो हम कब के कर चुके होते। तो इसका मतलब क्या है कि बीजेपी पे ही सारा इन्हीं के पाले में बॉल है या अभी भी संघ देखिए का कुछ स्थिति है? इस वक्त जो है वो पूरी तरह से बीजेपी के हाथ में ही है, और इसीलिए टाइम लग रहा है। हो सकता है। लेकिन अभी तक बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा उसको लेकर कोई भी बड़ी बैठक नहीं हुई है। कुछ दिनों पहले अमित शाह जी के घर पर मीटिंग हुई थी, कुछ मंत्री आए थे, कुछ संगठन के लोग भी पहुंचे थे। वो बाद में पता चला कि वो उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर वो बैठक हुई थी, क्योंकि चुनाव होना है और सभी एक साथ रहें। और एक बात और होती है उपराष्ट्रपति चुनाव में कि कुछ विप नहीं होता है और सीक्रेट बैलेट होता है। हाँ। और जिस एमपी को दिखाना नहीं होता है। जिस एमपी को जहां वोट करना होता है वो वहां वोट कर सकता है। तो उसमें क्या रणनीति होगी उसको लेकर चर्चाएं हुई थी। साथ साथ कुछ मंत्री थे सरकार के कुछ कामकाज को लेकर हुई थी। अध्यक्ष को लेकर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। एक बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, उनसे हम बात कर रहे थे, वो मेरे को बताते कि पता नहीं जेपी नड्डा जी को माता रानी ने अपने कितने हाथों से कितने आशीर्वाद दे रखे हैं, कब तक अध्यक्ष रहेंगे वो। इस तरह की बातें जो है बीजेपी के नेता ही। तो क्या बिहार चुनाव से पहले आ सकता है बीजेपी का नया अध्यक्ष या पितृपक्ष के बाद? सवाल मुझसे या ऐश्वर्या से? आप दोनों तीनों में से कोई भी जवाब दे सकते हैं, सभी प्रश्नों देखिए, के मान दो बराबर चीजें है। पहले हिमांशु जी बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता से मेरी मुलाकात हुई थी और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा देखिए हम एक समय में एक काम करते हैं मोस्टली, तो जब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो जाएगा 9 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद हम अध्यक्ष पद के लिए करेंगे। तो उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश और गुजरात के चुनाव जो है संगठनात्मक वो पूरे हो जाएं, अध्यक्ष के वहाँ के चुनाव हो जाएं। तो क्योंकि हमको ये था कि क्यों होने चाहिए, ये तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और गुजरात और कर्नाटक का होना चाहिए, लेकिन क्यों होना चाहिए उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जब उन 2 प्रदेशों के संगठनात्मक चुनाव हो जाएंगे तो वहाँ से जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य चुने जाते हैं वो प्रस्तावक बन सकते हैं अध्यक्ष के लिए। तो क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह गुजरात और उत्तर प्रदेश से हैं, तो वो प्रस्तावक बन के उस पर साइन कर सकते हैं, इसीलिए वो जरूरी है। दूसरा उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव की डेट जो है वो सितंबर के लास्ट में अक्टूबर फर्स्ट वीक या अक्टूबर फर्स्ट वीक में आएगी। अगर उसमें देरी हुई अध्यक्ष के चुनाव के लिए समय को देखते हुए तो फिर वो बिहार चुनाव के बाद होगा। अब क्योंकि आपने आरएसएस की बात की, मोहन भागवत जी ने ये भी कहा कि अगर हमको तय करना होता तो हम तो कर चुके होते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि टेक योर टाइम। यस, मतलब हम नहीं करेंगे लेकिन टेक योर टाइम, आपको जो करना है वो करिए, समय ले सकते हैं। लेकिन 2009 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी, तब एक टीवी इंटरव्यू में सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने ये कहा था कि जब बीमारी प्राइमरी स्टेज पर हो तो उसको होम्योपैथिक की दवाई से भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है, लेकिन जब कैंसर 4 स्टेज पे हो तो आपको जो है सर्जरी करनी ही पड़ेगी। और ये भी कहा था कि D4 से कोई नहीं होगा, नया अध्यक्ष होगा। और उस दरमियान जब अध्यक्ष का लेकर पूरी प्रक्रिया चल रही थी, पूरी भारतीय जनता पार्टी केशव कुंज में पहुंच गई थी, एक एक करके सब मुलाकात कर रहे थे। लालकृष्ण आडवाणी, मुरलीधर जोशी, वेंकैया नायडू, सुषमा स्वराज, अनंत कुमार, ये चारों एक ही गाड़ी से गए थे। अच्छा, एक ही गाड़ी से बाहर आए। राजनाथ सिंह पार्टी अध्यक्ष वो गए। कोई ऐसा नेता नहीं था भारतीय जनता पार्टी का
जो उस वक्त बड़ा संघ चेहरा। कार्यालय ना गया हो, और फिर नितिन गडकरी अध्यक्ष बने थे। उस वक्त गोवा के मुख्यमंत्री थे ये मनोहर पारिकर। उन्होंने कहा था अडवाणी जी को लेकर कि अचार की परिभाषा दी थी कि पुराना जितना अचार हो जाए वो सड़े हुए अचार इंग्लिश में, उसको लेकर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था। और फिर भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि मनोहर पारिकर भी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की रेस में थे, तो ये भी है। और नितिन गडकरी 2013 में अध्यक्ष बनना है, उन्होंने सारे प्रस्तावकों के नाम तय हो गए, सब कुछ तय हो गया। देर शाम ये आया कि अब नितिन गडकरी नहीं, राजनाथ सिंह बनेंगे। दिल्ली में तमाम नेताओं की बैठक हुई थी। अरुण जेटली जो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे, अब तो नहीं है, उनका निधन हो गया, उनके घर पे हुई थी। उसमें सुरेश सोनी, क्योंकि वो आरएसएस और बीजेपी के बीच में कोऑर्डिनेशन देखते थे, उनकी मीटिंग हुई। लालकृष्ण आडवाणी थाने के अंदर महालगी प्रबोधनी गए थे और वहां उनकी मोहन भागवत जो सरसंघ चालक है उनके साथ मुलाकात हुई थी। उसके बाद ये तय हुआ कि गडकरी अध्यक्ष नहीं बनेंगे और राजनाथ सिंह दोबारा अध्यक्ष बनेंगे। तो ये संघ की सहमति और सुझाव के बिना नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर है, तो संघ अभी भी वही ने रहेगा। जो कहना है उन्होंने कह भी दिया कि अगर हमको तय करना होता तो अब तक हो गया होता, लेकिन तय आपको करना है, आप टाइम लीजिए, हमको नहीं करना है। और एक चीज ऐड भी की है कि हमारे सुझाव ले सकते हैं वो लोग। हाँ, सुझाव मांगेंगे तो हम देंगे। वो संघ हमेशा कहता है कि अगर हमसे सुझाव मांगा जाएगा तो हम जरूर देंगे। लेकिन आप इस चीज को समझिए कि 2009 के अंदर क्या हुआ ऐसा कि भाई पूरी भारतीय जनता पार्टी चली गई। 13 का एग्जाम्पल है नितिन गडकरी, इससे पहले भी बहुत सी चीजें हुई। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि जिस चुनाव की बात करते हैं कि अध्यक्ष का चुनाव होना, अध्यक्ष का, तो चुनाव होता भी है या चयन होता है? देखिए, ये इसमें मैं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी में प्रस्ताव किया जाता है, नामांकन होता है। अच्छा। सामने कोई नहीं आता। अब एक घटना, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर अंकित समय दें तो मैं बता देता हूं, 2013 के अंदर जनवरी में ऐसा नहीं हुआ कि दो लोग आमने सामने आ गए? कभी नहीं हुआ। नितिन गडकरी के खिलाफ पूर्ति के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर डिवाइड था, बटी हुई थी। विपक्ष इसको, कांग्रेस और अन्य दल इसको मुद्दा बना रहे थे भ्रष्टाचार का। यशवंत सिन्हा ने नितिन गडकरी के खिलाफ मोर्चा खोला था। यशवंत सिन्हा ये चाहते थे कि कोई नितिन गडकरी के खिलाफ नॉमिनेशन फाइल करे। और शायद किस्मत रही होगी, जब वो सारे डिसीजन हो रहे थे तो मैं यशवंत जी के घर में था अंदर। और भारतीय जनता पार्टी के एक अभी नॉमिनेटेड सांसद थे, लॉयर हैं, उनके पिताजी भी लॉयर थे। उनसे पूछा गया भाई आप, तो उन्होंने कहा जी मैं तो एक्टिव मेंबर नहीं हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के लिए आपको एक्टिव 15 साल का मेंबर होना चाहिए। तो नहीं थे वो यशवंत जी? नहीं। अच्छा, वो व्यक्ति। हाँ। फिर हुआ कि कौन हो तो शत्रुघ्न सिन्हा जी भी वहां आए, क्योंकि उनकी दोस्ती थी यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा की। फिर अंत में ये तय किया गया कि यशवंत जी जो हैं वो अपना पर्चा मंगाएंगे नामांकन का। अगले दिन यशवंत सिन्हा के जो पीएस हैं गजेंद्र, वो थावरचंद गहलोत जो संगठन चुनाव देख रहे थे, चुनाव अधिकारी थे, हाँ चुनाव अधिकारी थे, उनसे पर्चा लेने गए नामांकन का। उन्होंने ले लिया। खैर उसमें आपको 5 स्टेट से 20-20 प्रस्तावक चाहिए होते हैं, वो एक लंबी प्रक्रिया है। बहरहाल उन्होंने पर्चा ले लिया था। फिर देर शाम ये खबर भी आ गई कि अब नितिन गडकरी की जगह राजनाथ सिंह अध्यक्ष होंगे, तो उन्होंने पर्चा नहीं भरा। अगर ये होता तो एक बार तो पर्चा भर दिया जाता और फिर वो रिजेक्ट होता, रद्द करना पड़ता, क्योंकि संविधान भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन वो घटना पूरी हुई और गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र जो थे यशवंत सिन्हा के पीए, वो पर्चा लेने गए थे भाई। अच्छा, हाँ। पूछिए संजय जी, क्या पूछा था? नहीं, मैं पूछ रहा था कि वो कुछ नाम वाम कुछ पता चल सकते हैं हमारे तरफ? नाम नहीं, लेकिन मैं आपको चलिए थोड़ा एक हिंट दे देती हूँ। हाँ, हिंट देती हूँ, हिंट। मनोहर लाल खट्टर जी, शिवराज सिंह जी, एक थोड़ा सा है कि शायद महिला भी, ये कुछ बातें हैं जो
ऊपर ऐसे उड़ती उड़ती सी हैं जो हम पकड़ रहे हैं, तरंगे जो हम पकड़ पा रहे हैं। लेकिन डेट्स जो मुझे समझ में आता है, 9th को इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा उपराष्ट्रपति का। राष्ट्रपति जी का, हाँ। ओथ टेकिंग जो अभी समझ में आता है लगभग 15 के आसपास होगी। जो विंडो उसके बाद बचता है 15 से 30 सितंबर के आसपास, फिर पितृपक्ष भी आ जाएगा। हाँ, तो अगर नाम आना हुआ तो शायद एक विंडो ये बनती है, वरना अभी जो समीकरण लग रहे हैं हो सकता है जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में ही बिहार का चुनाव हो। वाह, नहीं, वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब आपको चुनाव कराना है, आपको प्रस्तावक चाहिए, उसकी भी एक लंबी प्रक्रिया है, डेट निकलती है, फिर इलेक्शन होता है, फिर नया अध्यक्ष आता है, नई कई सारे नाम हैं। शिवराज सिंह चौहान का नाम सबसे ज़्यादा इस वक्त चल रहा है। अगर शिवराज सिंह चौहान के बारे में हम चर्चा करें तो शिवराज सिंह चौहान वो हैं जो मध्य प्रदेश में काफ़ी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, संघ के काफ़ी क्लोज है, साथ साथ नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों में उनका अच्छा है, और जहाँ तक कनेक्ट, पब्लिक कनेक्ट है, बहुत अच्छा है शिवराज सिंह चौहान का। मतलब वो जो बोलते हैं उसको लोग मानते हैं, उसको समझते हैं, और उनकी पब्लिक अपील है। आप ये सोचिए कि बीजेपी के कई सारे ऐसे मंत्री हैं जो राज्यसभा से आ गए हैं, लेकिन उनका एक पब्लिक कनेक्ट नहीं है। उन मंत्रियों में शिवराज सिंह चौहान आते हैं जो अपनी रैली अपने दम पर कर सकते हैं और भीड़ जुटा सकते हैं। अब हम चूंकि इस रिपोर्टर्स अफेयर के अंतिम चरण में हैं, तो जल्दी जल्दी सबसे प्रतिक्रिया लेते हैं कि हिमांशु, ये कहा जाता है कि जिसका नाम एक बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ गया फिर वो, तो आपको कितना लग रहा है कि जिन लोगों के नाम चल रहे हैं, और क्या बीजेपी को वाकई जनता से कनेक्ट करने वाला अध्यक्ष चाहिए या सिर्फ यस मैन चाहिए? देखिए, मुझे लगता है यस मैन तो की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को बहुत अच्छे से कहती है कि जो भी फैसला होता है वो पार्टी की सुप्रीम बॉडी लेती है, यानी पार्लियामेंट्री बोर्ड। और पार्लियामेंट्री बोर्ड से भी एक बड़ी सुप्रीम है, वो है भारतीय जनता पार्टी की नेशनल काउंसिल, जहां से अगर अध्यक्ष बन भी जाएंगे तो उसका रेटिफिकेशन वहां से होगा। वो एक प्रोसेस है, लेकिन जो नाम है उन्हीं में से होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त अपने संगठन को और मजबूत करना है। लोकसभा चुनाव के परिणाम देखे आपने, उसके बाद भले ही विधानसभा चुनाव में हरियाणा में, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, जम्मू कश्मीर में उनको अच्छा रिस्पांस आया, जिसमें उनको बहुत कम उम्मीद थी क्योंकि कांग्रेस और एनसी अलग अलग लड़ रही थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी एक चीज़ पर रहेगी कि मैसेज नहीं देना है, क्षेत्रीय, राजनीतिक, जातिगत समीकरण या सोशल इंजीनियरिंग के जो मैसेजिंग होती है वो नहीं देंगे। वो इस बार अपने ऐसे व्यक्ति को लेकर आएंगे जो संगठन के और मजबूत करे, यानी कि जो आज भारतीय जनता पार्टी जिस लेवल पे है उससे अप लेके जाए, वो जरूर रहेगा। अब उसमें कितनी सहमति जो है वो पार्टी में और संघ के साथ बनती है, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, और मुझे लगता है वो सहमति बन नहीं पाई है, और इसीलिए अध्यक्ष का चुनाव जो है वो टलता जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के चाहे नेता वो ये भी कहें कि हम तो एक दिन में तय कर देंगे, कर सकते हैं साहब, एक ही दिन में तय होगा, दूसरे दिन में तय नहीं होगा, लेकिन वो टल क्यों रहा है, सवाल वो है। लेकिन एक नेता से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग कहा, भाई अध्यक्ष को लेकर इस देश में 10 से 15 हजार लोग ही चिंतित होंगे। सही बात है। उनमें से एक तुम हो सकते हो, एक मैं हो सकता हूँ, या एक कोई और हो सकता है, जिनको उस व्यक्ति के इर्द गिर्द जो है आपको अपनी रिपोर्टिंग देखनी है, क्योंकि आप पार्टी कवर करते हैं तो आपको उस हिसाब से, या मेरा लीडर कौन होगा ये। अदरवाइज इस 10-15 हजार लोगों के बाहर किसी को ये चिंता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कब बनेगा, कौन बनेगा और कैसे होगा, इसकी चिंता किसी को नहीं। उत्सुकता तो कांग्रेस को भी होगी कि दूल्हा कौन होगा। देखिए, हालांकि बीजेपी का अंदरूनी मामला है, बीजेपी का अंदरूनी मामला लेकिन है। कांग्रेस को ये तो होगा, दूल्हा देखने के लिए लोग बालकनी तक आ जाते हैं। नहीं, अभी ये कह रहे थे, खिड़कियां खुल गाजा जाती बाजा हैं, बजना जरूरी है खिड़कियां उसके खुल जाती हैं। अभी कह रहे थे कि ऐसा व्यक्ति चाहिए बीजेपी को जो राज्यसभा से ना आता हो, जिसकी और अपील हो। हाँ। पता नहीं किसकी तरफ इशारा कर रहे थे। बहुत है। नहीं, ऐसा अब देखिए भाई, भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता राज्यसभा के जरिए अध्यक्ष रहते हुए, राजनाथ सिंह जब वो पहली बार आए अध्यक्ष बन के तो राज्यसभा से थे, जेपी नड्डा राज्यसभा से थे,
हाँ ये कोई उसका नहीं, वो अभी पैरामीटर नहीं है। कांग्रेस पार्टी के भी जो अभी मौजूदा अध्यक्ष हैं वो भी राज्यसभा लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन देखिए कांग्रेस तो ये चाहती है कि जाहिर है कोई कमजोर आदमी बने या ऐसा आदमी बने जो गलतियां करे, हाँ, और वो क्या चाहेगी कांग्रेस पार्टी? राहुल गांधी जैसा। ऐसा नहीं है, राहुल गांधी अध्यक्ष बने थे, उसके बाद उन्होंने फिर छोड़ भी दी, एक लेटर भी लिखा था उन्होंने कि मुझे काम नहीं करने दिया गया, और उसके बाद फिर अब लगातार वो काम कर रहे हैं। देखिए अध्यक्ष पद, देखिए उस कांग्रेस उसके अंदर ज्यादा लीडर कहीं का भी हो इंक्लूड नहीं कर रही उसको है, लेके बड़ी discussion को उत्सुकता लेके। रहती है। अब जैसे जुडिशरी में लोग ये बोलते हैं कि अगर चीफ जस्टिस का कार्यकाल छोटा हो तो सरकार कई बार जुडिशरी की आर्म ट्विस्टिंग भी करती है या उनसे अपने काम निकलवाती है। और ये भी कहने में आता है कि अगर इधर के सरकार बहुमत की होती है, एक पार्टी की सरकार होती है, तो वो काफ़ी अपना इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करती है कई चैनल्स के थ्रू। लेकिन और अगर गठबंधन की सरकार होती है तो जुडिशरी को ये नहीं रहता कि कोई प्रेशर या कुछ ऐसा आएगा, तो निश्चिंत होकर काम करते हैं। तो भाई एक दूसरे पे असर तो पड़ता है, लोग ये चाहते हैं कि अपने काम निकलवाना। तो ये आखिरी कमेंट आपसे जानना चाहूंगा कि इस पूरे सिचुएशन को लेके क्या रहा है? पक यही रहा, देखिए कि जैसे मांशू जी ने कहा, एकदम ठीक कहा कि अब जो व्यक्ति आएगा ना, क्योंकि 10 on 10 अब तक बीजेपी खेल रही थी, 2024 में थोड़ा सा कम हुआ, वो सबके सामने है रिजल्ट। तो अब इस लेवल, ये जो गेम है, आपको अपना गेम अप करना पड़ेगा, अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। और आप लेवल कैसे बढ़ाओगे? आप लेवल वैसे ही बढ़ाओगे, कोई वो आदमी, देखिए बीजेपी को बहुत सारा सपोर्ट स्ट्रेंथ जो है वो आरएसएस से मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो जो एक संतुलन है वो आपको बना के रखने की ज़रूरत है, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की ज़रूरत है। कोई ऐसा आदमी जो भारतीय जनता पार्टी को अंदर तक जानता हो, तो इसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो, और 2 ही समीकरण देखिए इस समय बनते हुए नजर आ रहे हैं। या तो 15 से 25 सितंबर के आसपास बहुत तेजी में, जैसे हिमांशु जी कहते हैं, एक ही दिन के अंदर चीज़ें मूव कर जाएंगी, नहीं तो फिर जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में बिहार चुनाव तो निकलेगा। एक और चीज़ है संजय जी, वो ये है कि जो अगला अध्यक्ष होगा उसका टेन्योर तो 3 साल का ही रहेगा, लेकिन उसको एक्सटेंशन जरूर मिलेगा। क्यों? अगर कोई ऐसी घटना नहीं हुई, क्योंकि 28 तक उनका टेन्योर रहेगा, सितंबर तो 29 में चुनाव है। उस दृष्टि से इनको भी अगर कोई ऐसी घटना नहीं हुई, जेपी नड्डा कह रहा हूँ, जगदीप धनखड़ स्टाइल की, हाँ, तो टेन्योर जो है वो 29 के चुनाव तक ही रहेगा, उनको भी एक्सटेंशन कोई एक चीज और बता रहा था कि एक महिला अध्यक्ष का, क्यों महिला नेता अध्यक्ष बन सकती है, उनके बारे में चर्चा इसलिए भी चल रही है क्योंकि संघ और बीजेपी के बीच में किसी एक पुरुष नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। ओह, तो इसलिए महिला अध्यक्ष हो सकती हैं। इसके पीछे एक तर्क ये दिया गया था। तो ये अगर महिला होती हैं तो क्या ये पहली बीजेपी के महिला अध्यक्ष हो सकती है? सुषमा स्वराज नहीं रही ना? नहीं पहले कि मुझे इसमें थोड़ा सा भी संशय है कि महिला अध्यक्ष हो सकती हैं, क्योंकि जिन नामों पे आप महिलाओं पे चर्चा कर सकते हैं, उनमें वसुंधरा राजे, पार्टी की मूल कार्यकर्ता ही अध्यक्ष बनेंगी, या निर्मला सीतारमण, अब वो, या स्मृति ईरानी, वही कार्यकर्ता हो सकते हैं। सुषमा स्वराज भी नहीं बनी क्योंकि वो सोशलिस्ट पार्टी से आई थी, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से, कोर बीजेपी नहीं थी। तो यानी गोत्र और डीएनए वो बिल्कुल मैच थोड़ा सा मैं इस तर्क पर कि महिला का अध्यक्ष वाला, ये पार्टी के अंदर अभी इसको लेकर बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि कोई इस तरीके का नेता भारतीय जनता पार्टी में कि अध्यक्ष, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है, सीसीएस की पार्ट है, वो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आपको ट्रेवल करना पड़ेगा अध्यक्ष के लिए, लोगों से लगातार मिलना पड़ेगा, वो एक टेम्पर चाहिए होता है, और संगठनात्मक चीज़ों को समझना, जिसकी अभी ऐश्वर्या बात कर रही थी या पीयूष, की जो संगठन को डीप तक समझता हो और लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, उनका फीडबैक लेना, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन, ये एक थोड़ा सा वैसा प्रोसेस है। इसमें अभी महिला अध्यक्ष, अभी मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की उसमें संशय है। बीजेपी को ये पहले ही एहसास हो गया था कि ये गोत्र को और डीएनए को बना के चलना सही है, क्योंकि बीच में बाहर के लोगों को लेके आए तो उनसे उनको कई बार नहीं प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, मुख्यमंत्री बनाए हैं बाहर के लोगों को, ऐसा थोड़ी नहीं, वो तो बनाए, लेकिन अध्यक्ष के रूप में जो जैसा आप बता रहे पार्टी के अध्यक्ष की परंपरा है, वो
उस पर एक सहमति होगी कि भारतीय जनता पार्टी और संघ की मूल विचारधारा से, क्योंकि 2-3 ऐसे व्यक्ति मामले हो ही जो गए हैं है, जिसमें वो अध्यक्ष इन्होंने लोगों को मौके तो दिए, लेकिन बाद में इनको लगा कि यार ये तो गड़बड़ चुनाव चाहे वो हो गया। यशवंत सिन्हा हो, जसवंत सिंह हो, ये सीसीएस के पार्ट रहे, पार्टी के उपाध्यक्ष रहे, तमाम पदों पे रहे, लेकिन पार्टी अध्यक्ष कभी ना सुषमा स्वराज बन पाई ना वो। और आइए अब आपसे विदा लेने के पहले हम ये बताएं कि पिछले एपिसोड्स को आपने किस तरह से अप्रिशिएट किया है, आलोचनाएं भी की हैं, सुझाव भी दिए हैं। आपके सभी प्रशंसा, आलोचना, सुझाव सभी सिर माथे पर। अब MST 16400 वो लिखते हैं, हिमांशु जी बीजेपी कवर करते हैं, प्लीज़ नेक्स्ट वीक ज़रूर बताइए कि क्या ये बिल लाने के पहले उन तमाम नेता को बीजेपी से बाहर नहीं करना चाहिए जिन पर पूरी बीजेपी खुद इल्ज़ाम लगाती रही है। संजय शर्मा जी, मौसमी जी की बहुत कमी खली, ऐश और हिमांशु जी ऑसम। थैंक यू, थैंक यू। और तपन कुमार लिखते हैं, आई लुक फॉरवर्ड टू दिस प्रोग्राम कीनली एवरी वीक। Every week, kudos to India Today Group for the interesting format of this show with a very appropriate title. Can we expect Rajdeep Sardesai to participate in the near future? इसमें तो ये तो वक्त बताएगा। और जी हाँ, बिल्कुल वक्त और प्रोड्यूसर दोनों तय करेंगे कि इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे। दुर्गा वस्त्रालय, वहाँ से एक कमेंट आया है, ये शो हमें बहुत अच्छा लगा, प्लीज़ बिहार गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट जो रिपोर्ट कवर करते हैं उन्हें आप अपने शो में बुलाइए और गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट और लीडरशिप के बारे में उन्हें क्या लगता है उनसे समझिए और बिहार के बारे में भी बताइए। ठीक है, जब मौका मिलेगा तो हम ये भी करेंगे। और ऋषभ माहेश्वरी लिखते हैं, दिस शो इज़ an easy way to understand parliamentary proceedings along with interesting anecdotes. और सौरभ सामंतरे लिखते हैं, मौसमी मैम एंड राहुल गौतम सर वेयर मिस्ड, यू डिडंट टॉक्ड अबाउट वोटर अधिकार यात्रा अबिट ऑल्सो। आपकी शिकायत दूर हो गई है क्योंकि आज हमने पूरा वोटर अधिकार यात्रा पे ही बात की है। और इसके अलावा तमाम चीज़ें आप जो जानना चाहते हैं, आप किस सब्जेक्ट पर हमसे बात सुनना चाहते हैं या किससे सुनना चाहते हैं या जानकारी लेना चाहते हैं, उसके बारे में बताएं। तो इसके लिए आवश्यक है और पहली शर्त है कि आप हमें सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही आपके साथ वार्ताओं का, बातचीत का ये दौर लगातार जारी रहेगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। Reporters of